हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं वेव्स लेक्चर 10 के साथ। और आज का कार्यक्रम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग कल वाला रिवाइज कर लेते हैं और फिर कहानी आगे बढ़ाते हैं। दैट इज रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स को फटाफट से रिवाइज करते हैं और फिर कहानी आगे बढ़ाते हैं। बेटा यहां पर क्या है, दो स्ट्रिंग्स हैं। एक का जो मास पर यूनिट लेंथ है वो μ1 है, दूसरे पे μ2 है ना। मैंने बनाया इस तरीके से कि लग रहा होगा कि μ2 ज्यादा है, इट में भी μ2 कम हो, इट में भी μ2 कम हो। इस पे वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग जो है वो v2 है और इस पे जो है बेटा वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग वेव जो इस पे आएगी v1 आएगी, इस पे वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग वेव जो आएगी वो v2 आएगी, स्पीड है ना। अब बेटा मेरे को किस तरीके से सोचना होगा कि कैसे फाइनली ट्रांसमिशन होगा या रिफ्लेक्शन होगा। पहली बात तो बेटा ऐसा होगा ही क्यों, रिफ्लेक्शन क्यों होगा। बेटा प्रैक्टिकली तो आपने देखा ही होगा, अगर लाइट मारो किसी भी कांच पे बाहर से है ना, या मान लो कोई अगर सपोज करो कि आप एक रूम में है जिसमें कोई अगर ग्लास है जिससे आप ग्लास से बाहर का देख सकते हैं, ठीक है। और होता क्या है बेटा, उसमें अगर आपने देखा उसमें ग्लास में आपको अपनी शक्ल भी दिखाई दे जाती है। मतलब आपको बाहर का भी दिखाई दे जाता है, आपको अपनी शक्ल भी दिखाई दे जाती है। या आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई बाहर खड़ा है तो वो भी आपको देख सकता है और आप खुद भी अपनी उसमें इमेज देख पा रहे हैं। दैट इज कुछ एनर्जी, कुछ जो रेज है वो बाहर निकल जा रही। ये ग्लास है, यहाँ पे आप खड़े हैं तो यहाँ आपकी इमेज भी बन जाती है और यहाँ से अगर कोई इंसान देख रहा है तो वो भी आपको देख पाता है। दैट इज कुछ लाइट रेज बाहर भी चली गई और कुछ रिफ्लेक्ट होकर आ गई जिससे आप अपने आप को देख भी पा रहे हैं। दैट इज बेटा मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ, रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन होता है। पर बेटा क्यों होना चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 100% केवल ट्रांसमिशन हो जाए। जैसे अगर मान लो वेव आ रही है इस स्ट्रिंग पे और जाना है इस स्ट्रिंग पे, तो 100% ट्रांसमिशन इज नॉट पॉसिबल। ऐसा क्यों, रीजन क्या है। रीजन बेटा बहुत सिंपल है। रीजन ये है कि अगर सारी की सारी एनर्जी बेटा इस पे चली जाए तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर म्यू। बेटा पावर होती है 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर म्यू वी। अब बेटा सोच के देखिए, अब फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी तो कभी चेंज होती नहीं। पतली रस्सी को अगर आप 1 सेकंड में 10 बार हिला रहे, मोटी रस्सी का एम्पलीट्यूड डेफिनेटली आपको कम दिखाई देगा, लेकिन ये बिल्कुल पक्का है कि वो हिलेगी उतनी बार, फ्रीक्वेंसी वही की वही रहती। तो ये चीज कांस्टेंट है, 2 पाई स्क्वायर, न्यू स्क्वायर कांस्टेंट है, म्यू जो है प्यारे बच्चों, म्यू जो है वो ज्यादा है। मान लो इधर म्यू जो है वो ज्यादा है ना, और वी जो है वो कम। तो ऐसा करते हैं, वी को तो पहले अंडर रूट टी बाय म्यू कह देते हैं ताकि एक ही वेरिएबल रह जाए। अब अंडर रूट म्यू, तो बेटा अगर अंडर रूट म्यू बढ़ गया तो इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर तो कम हो गई, तो एम्पलीट्यूड तो कम हो गया। तो एम्पलीट्यूड अगर कम हो गया तो इधर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आएगी इस तरफ वो कुछ कम आएगी, और इस तरफ जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आएगी वो ज्यादा आएगी, इधर एम्पलीट्यूड ज्यादा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कंटिन्यूटी है yi प्लस वाई आर इक्वल टू वाई टी जो हम बोल रहे हैं x इक्वल टू 0 पे, बेटा जो यहाँ पे मैक्सिमम जो यहाँ पर बेटा डिस्प्लेसमेंट होगी वो यहाँ पे होनी चाहिए। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी तो बेटा बराबर होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी ना इस तरफ ये दिखा रहा है और उस तरफ वो दिखा रहा है, तो बेटा रस्सी टूट जाएगी फिर। तो अगर ये कह रहा है भैया 1 सेंटीमीटर पे जा रहा है, वो 2 सेंटीमीटर पे जा रहा है, अगर ये 2 सेंटीमीटर पे जा रहा है, वो मैक्सिमम 1 सेंटीमीटर पे जा रहा है, तो रस्सी वहां पे क्या हो जाएगी बेटा, ब्रेक कर जाएगी। रस्सी क्या कर जाएगी, ब्रेक कर जाएगी, स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी। स्ट्रिंग टूटनी नहीं चाहिए बेटा। अगर मैं कह रहा हूं कि सारी की सारी एनर्जी उधर चली गई तो बेटा इधर जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ रहा है और इधर जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ रहा है दैट आर नॉट सेम नहीं है। तो इसका मतलब बेटा रस्सी तो ब्रेक कर जाएगी, इसका मतलब सारी की सारी एनर्जी सीधी नहीं जा सकती। और सारी की सारी एनर्जी सिमिलरली मैं आपको ये कह सकता हूं कि सारी की सारी एनर्जी उसी तरीके से वापस भी नहीं आ सकती। सारी की सारी एनर्जी उसी तरीके से मैं कह सकता हूं वापस भी नहीं आ सकती। वैसे भी सोच के देखो बेटा, ये तो बिल्कुल पक्का हो गया कि कुछ तो एनर्जी जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता आप हिलाओ तो बेटा मतलब कुछ एनर्जी आगे ना जाए। एनर्जी तो आगे जानी, क्योंकि ये मीडियम पार्टिकल्स हिल रहे हैं तो बेटा वो आगे तो जनरेट करेंगे ही करेंगे। तो बेटा अब मैंने आपको ये समझा दी, सारी आगे नहीं जा सकती। सारी आगे जाएगी तो रस्सी टूट जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं। बेटा स्ट्रिंग तो वहीं की वहीं है, स्ट्रिंग तो टूट रही नहीं है, स्ट्रिंग ब्रेक नहीं हो रही है। इसका मतलब ये बिल्कुल पक्का हो गया, सारी एनर्जी बेटा जो है वो सीधी नहीं जा सकती। आप मेरी बात बहुत ध्यान से समझिए, एनालाइज करने की कोशिश करिए। सारी अगर एनर्जी सीधी चली गई बेटा 2 पाई स्क्वायर, बेटा जो पावर होती है वो पता है क्या होती है, 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर म्यू। वेलोसिटी जो होती है वो अंडर रूट टी बाई म्यू होती है। यहां से इसको काटिए, यहां अंडर रूट म्यू लगाइए, ये अंडर रूट म्यू जो है ये बढ़ जा रहा है तो ए स्क्वायर कम होना चाहिए। अगर एम्पलीट्यूड कम हो गया तो इधर मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है वो अलग आ रही है, इधर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ रही है प्यारे बच्चों वो अलग आ रही है, विच इज नॉट पॉसिबल।
वो कह रहा है ये इतना जाएगा और ये कह रहा है नहीं मैं इतना ही जाऊंगा, तो बेटा वहां पे तो रस्सी ब्रेक कर जाएगी और रस्सी टूट नहीं रही, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं सारी एनर्जी चली जाए, दैट इज कुछ रिफ्लेक्ट होके भी आएगी। आई होप मैं आपको समझा पाया, ठीक है। तो ना ही पूरी सीधी जाएगी ना ही वापस आएगी कंप्लीटली। अब वाई आई ये हो गया, वाई आर क्या होगा बेटा, देखो अगर ये x इक्वल टू 0 पॉइंट है, ठीक है, जो कि मैंने आपको पढ़ाया, तो बेटा इसका मतलब ये बिल्कुल पक्का हो गया कि अगर कुछ एनर्जी सीधी जानी है, कुछ एनर्जी सीधी जानी है और कुछ रिफ्लेक्ट होके आनी है, तो बेटा अगर मैं कह रहा हूं मान लो बिल्कुल आगे जा ही ना रही होती, ये रिजिड बाउंड्री होती, तो मैंने क्या समझाया, जो बेटा इधर हो रहा होगा बेसिकली रिफ्लेक्शन में क्या होगा, वही चीज इधर होने लग जाएगी या ऊपर या नीचे, यही समझाया था। अगर आगे म्यू 0 हो तो बेटा खाली x के बदले माइनस एक्स पुट करते थे, जो प्लस एक्स में हो रहा है बस मैं चाहूंगा वही माइनस एक्स में आ जाए, यही मैंने सिखाया था आपको। तो बेटा मैंने आपको सिखाया था रिफ्लेक्टेड वेव में खाली x के बदले माइनस एक्स पुट करते हैं, करेक्ट। और मैंने आपको बताया था जो ट्रांसमिटेड वेव है, अब देखो बेटा ये रिफ्लेक्टेड वेव की बात आ गई, अब हो सकता है यहाँ पे नेगेटिव भी लगाना हो या ना लगाना हो, और मैं जानता हूं पूरी एनर्जी वापस नहीं आई है, तो एनर्जी कितनी वापस आई है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंडेंट है। और बेटा जो इसी रस्सी पे वापस आ गई है उसके लिए v सेम, क्योंकि अंडर रूट टी बाई म्यू वही का वही है, v सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम होगी क्योंकि बेटा बाउंड्री जाके हिली, बेटा इंसिडेंट वेव उसने बाउंड्री को हिलाया, उसी ने बेसिकली वेव्स जनरेट करी है, और अगर वेव्स जनरेट हुई तो सेम फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी वही है तो ओमेगा भी वही है, v वही है, f वही है, तो v इक्वल टू एफ लैम्डा से लैम्डा भी वही है, दैट इज k भी वही है। तो रिफ्लेक्टेड वेव में बेटा ओमेगा k सेम रहेंगे, और यहाँ पे प्लस माइनस हो सकता है, ए आर की वैल्यू प्लस माइनस कुछ भी आ सकती है, ठीक है। एटी क्या हो गया प्यारे बच्चों, वाई टी क्या हो जाएगा, एटी साइन ओमेगा टी माइनस के डैश एक्स। बेटा अब जो आगे होना है ये तो पक्का है कि वेव ने आगे जाना है ना, और वाई अब एम्पलीट्यूड जो है कुछ बेटा डिफरेंट आएगा, है ना, कुछ एनर्जी आगे जानी कुछ वापस आनी, तो एटी साइन ओमेगा टी माइनस के डैश एक्स, है ना। अब बेटा ये चीज आ गई, अब यहाँ पर के डैश क्यों लिया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो सेम है पर वेलोसिटी डिफरेंस है, तो बेटा v इक्वल टू एफ लैम्डा से सोचेंगे, मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से, v इक्वल टू एफ लैम्डा से अगर हम सोचेंगे तो वेलोसिटी डिफरेंट है, वेलोसिटी इज नॉट सेम, वेलोसिटी इज डिफरेंट, है ना, फ्रीक्वेंसी इज सेम, सो लैम्डा मस्ट बी डिफरेंट, अगर वेलोसिटी डिफरेंट है देन लैम्डा मस्ट बी डिफरेंट। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया, ठीक है। आइए इसके बाद इसीलिए मैंने यहाँ पे के डैश दिखाया। अब बेटा पहली चीज क्या लगनी चाहिए, पहली चीज ये लगनी चाहिए x इक्वल टू 0 पे, भले इधर से देखे जो y की वैल्यू आएगी या इधर से देखे, इधर दो वेव्स हैं, एक yi और एक yr, एक इंसिडेंट और एक रिफ्लेक्टेड, आगे केवल ट्रांसमिटेड है, तो yi प्लस yr आएगी यहाँ पर नेट डिस्प्लेसमेंट, है ना, और उधर आएगी yt, और दोनों बराबर होनी चाहिए एट x इक्वल्स टू 0। और बेटा दोनों तरफ से जो स्लोप आनी चाहिए प्यारे बच्चों वो भी बराबर आनी चाहिए। क्यों बराबर आनी चाहिए, क्योंकि बेटा अगर कॉर्नर आ गया, स्लोप बराबर का मतलब वो कॉर्नर नहीं होना चाहिए, कॉर्नर होने का मतलब है इनफाइनाइट एक्सेलरेशन, कई बार बता दिया मैंने आपको, कॉर्नर इज नॉट पॉसिबल। तो बेटा डेल बाय डेल एक्स ऑफ वाई आई प्लस वाई आर और डेल बाय डेल एक्स ऑफ वाई टी एट एक्स इक्वल्स टू 0 शुड बी सेम, जहां से ये इक्वेशन बन जाएंगी बेटा वाई आई प्लस वाई आर क्या बन जाएगा, एट एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए आई साइन ओमेगा टी, ये वाई आई की वैल्यू, ए आर साइन ओमेगा टी, ए आई साइन ओमेगा टी, ए आर साइन ओमेगा टी इक्वल टू वाई टी एट एक्स इक्वल्स टू 0, ये भी बन गया ए टी साइन ओमेगा टी, बस यहां से आगे ए आई प्लस ए आर इक्वल टू 80, ठीक है, ये एक चीज। अब डेल बाय डेल एक्स ऑफ वाई आई प्लस वाई आर, डेल बाय डेल एक्स ऑफ वाई आई प्लस वाई आर, डेल बाय डेल एक्स क्या आएगा माइनस ए आई इंटू के, इसका डेल बाय डेल एक्स क्या आएगा प्लस ए आर इंटू के, और साइन का हो जाएगा कॉस, अब एट एक्स इक्वल्स टू 0 तो यहाँ पे कॉस ओमेगा टी माइनस ए आई इंटू के, बेटा एक बार लिख लिख के करिए, अभी मैं आपको करा चुका हूं, जस्ट रिवाइज करा रहा हूं। तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ वाई आई, डेल बाय डेल एक्स ऑफ वाई आई प्लस वाई आर, ये चीज आ जाएगी, है ना, एट एक्स इक्वल्स टू 0, है ना। तो बेटा डेल बाय डेल एक्स क्या आएगा माइनस ए आई इंटू के, इसमें आएगा प्लस ए आर इंटू के, और कॉस बन जाएगा, और एक्स इक्वल टू 0 पे कॉस ओमेगा टी आ जाएगा, और उधर क्या आएगा ए टी के डैश, उधर क्या आएगा, उसमें क्या आएगा माइनस ए टी के डैश, एक्स इक्वल टू 0 पे साइन का कॉस बन गया, कॉस ओमेगा टी कट जाएगा, और यहां से इक्वेशन आ जाएगी प्यारे बच्चों ए आई माइनस ए आर इक्वल्स टू ए टी इंटू के डैश बाय के, ए आई माइनस ए आर इक्वल्स टू ए टी इंटू के डैश बाय के, और के डैश बाय के को हमने लिख देना है 2 पाई बाय लैम्डा डैश और 2 पाई बाय लैम्डा। अब लैम्डा होता है v बाय एफ, तो वहां से बेटा ये इक्वेशंस बन गए, लैम्डा को लिखा v बाय एफ, बेटा लैम्डा है v1 बाय एफ, लैम्डा डैश है v2 बाय एफ, डिवाइड कर दीजिए इनको, आपको मिल जाएगा लैम्डा बाय लैम्डा डैश, आपको मिल जाएगा v1 बाय v2, वही आपने यहाँ पे पुट कर दिया,
इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक बार ऐड कर दीजिए, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको AT और AR मिल जाएंगे। क्या क्या मिल गया? AT is 2V2 upon V2 plus V1 AI, AT is 2V2 upon V2 plus V1 AI। इस पे क्वेश्चंस बहुत सिंपल रहेंगे, बहुत ही आसान रहेंगे, आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। AT इक्वल टू 2V2 upon V2 plus V1 AI, AR इक्वल टू V2 minus V1 upon V2 plus V1 AI, AT इक्वल टू 2V2 upon V2 plus V1 AI, AR इक्वल टू V2 minus V1 upon V2 plus V1 AI। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। क्वेश्चंस हम करेंगे इसी टॉपिक पे अगली क्लास में बेटा, लेकिन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला याद होगा बड़े आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे। वैसे मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं बेटा, ये फॉर्मूला बेस्ड ही इस पे क्वेश्चन मिलेगा, है ना। कोई ऐसा नहीं कि आपको ये पूरा का पूरा मतलब डेरिवेशन अगर आता हो तो बेटा जो चीज आप पढ़ रहे हैं आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो तभी मजा भी है, नहीं तो मजा नहीं आएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जैसे ही वेव्स का एंडिंग होगी मैं आपको जल्दी एक वीडियो दूंगा जिसमें मैं बिना ज्यादा कॉन्सेप्ट्स के आपको क्वेश्चंस अटैक करना सिखा दूंगा। तो बेटा AT क्या आ गया? 2V2 upon V2 plus V1 AI, AR आ गया V2 minus V1 upon V2 plus V1 AI। एक बार साथ साथ बोलेंगे, AT क्या आ गया? 2V2 upon V2 plus V1 AI। याद रखने के लिए आसान है, T से गंदी चीज होती है नंबर 2, है ना। तो देखिए 2V2 upon V2 plus V1 AI। और बेटा अगर ऐसे वेव भेजेंगे तो आगे तो सीधी जाएगी, तो इसमें पॉजिटिव ही आना चाहिए, इसमें नेगेटिव वाली टर्म नहीं आनी चाहिए T में। AR में बेटा पलट के तो उल्टी भी आ सकती है वेव, हम देख चुके हैं। रिजिड बाउंड्री से पलट के आती है और फ्री बाउंड्री से कैसी आती है बेटा? सीधी आती है, ठीक है। और यहां पलट के कब आएगी? जब V2 जो है वो कम होगा। जब म्यू ज्यादा होगा तभी तो V कम होगा, μ2 ज्यादा होगा तो V2 कम होगा, तो नेगेटिव बेटा पलट के आएगी। मतलब डेंसर मीडियम से अगर रिफ्लेक्शन होगा तो पलट के आएगी, है ना। आप समझ सकते हैं बेटा, ये कमजोर राजा है, ये एक बड़ा राजा है, इससे लड़ाई होगी तो ये मुंह लटका के वापस आएगा। और बेटा अगर आगे कमजोर राजा होता तो बेटा फिर वैसे का वैसे ही वापस आता, फिर मुंह उठा के आता, लड़ाई करके आता, जंग जीत के आया हूं। तो याद रखना आसान है, आगे अगर म्यू ज्यादा है, बड़ा राज है तो मुंह लटका के वापस आएगा, मार खा के आएगा। और अगर आगे कमजोर राज है, म्यू अगर कम है, वेलोसिटी ज्यादा है, म्यू अगर कम है, आगे कमजोर राज है, तो बेटा ये मुंह उठा के वापस आएगा, वापस तगड़ा हो गया कि भाई मैं जीत के आया हूं, है ना, भले लड़के आए कमजोर से, है ना। तो बेटा रिफ्लेक्टेड वाली नेगेटिव आ सकती है, AR की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, पलट के आ सकती है। याद कैसे रखेंगे? इसमें माइनस आना है बेटा, V2 प्लस V1 AI तो दोनों में आना है, नीचे V2 प्लस V1 AI आना है। तो T गंदी चीज है ना, आप जानते शायद, है ना। T नंबर 2, है ना। तो बेटा 2V2 नंबर 2 दो बार आ गया, है ना। तो नंबर 2 दो बार। और AR में क्या आ रहा है? V2 माइनस V1 आ रहा है ऊपर। AR में क्या रहा है बेटा? माइनस आना चाहिए था, एक में V2 माइनस V1 है और एक में 2V2, एक में V2 माइनस V1 है, एक में 2V2, एक में V2 माइनस V1 है, एक में 2V2। तो बेटा AR क्या हो गया? V2 माइनस V1 अपॉन V2 प्लस V1 AI। AT हो गया 2V2 अपॉन V2 प्लस V1 AI। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं बेटा, बहुत ही सिंपल बातें थी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मुलाकात होती है आपके साथ, इसी के क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसका रिवीजन कल की क्लास में भी दोबारा करेंगे और फिर इसी के क्वेश्चंस पे अटैक करेंगे। थैंक यू, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ऑल दी बेस्ट। तो बेटा ये रही जिस्ट, ये रहे फॉर्मूलेज बेसिकली जो हमने बेटा कल डिराइव किए, है ना, जो मैंने आपको भी समराइज करके दिए। AR आता है बेटा V2 माइनस V1 अपॉन V2 प्लस V1 AI। माइनस साइन तो खाली AR में आ सकता है क्योंकि वही मुंह लटका के वापस आ सकती है। AT क्या आता है? 2V2, T खराब चीज, 2V2 अपॉन V2 प्लस V1 AI, याद हो गया। अब अंडर रूट T बाई म्यू1 अंडर रूट T बाई म्यू2 पुट कर दे तो म्यू1 म्यू2 की टर्म्स में आ जाएंगे। हालांकि मेरे को ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं लगते हैं, आएगा तो इससे इसको आप डिराइव कर लेंगे, है ना। मोस्ट लाइकली आप इससे ही क्वेश्चंस कर पाएंगे। आइए अब देखते हैं प्यारे बच्चों, ये एक पल्स आ रही है जिसमें ये चीज भी 2 सेंटीमीटर है और ये चीज भी 2 सेंटीमीटर है। मेरे से पूछ रहे हैं बताइए रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड पल्स कैसी दिखेगी। आइए चेक करते हैं बेटा कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, इसका एम्पलीट्यूड 2 है ना। अच्छा यहाँ पे रफ्तार क्या होगी बेटा वेव की? V1 क्या आएगा? अंडर रूट T बाई म्यू1, 10 बाई 10 की पावर माइनस 3 दैट इज 100 आ जाएगा, 100 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ क्या आएगी रफ्तार? अंडर रूट T बाई म्यू करेंगे तो यहाँ पे 50 बन जाएगी, करेक्ट है, क्योंकि बेटा म्यू जो है वो 4 टाइम्स हो गया, अंडर रूट T बाई म्यू होती है रफ्तार, म्यू अगर 4 टाइम्स हो गया तो रफ्तार हाफ हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो V2 आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गए? बिल्कुल आ गए। तो बेटा देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात थी। इसके बाद बेटा मेरे को कह रहे हैं बताइए जो पल्स आगे जाएगी उसकी शेप कैसी होगी, जो वापस आएगी उसकी शेप कैसी होगी। पहली बात, लड़ाई किससे हो रही है? बड़े राजा से, है ना। तो बेटा इसका मतलब पलटी मार के तो आना ही पड़ेगा पल्स को। पल्स फाइनली यहां तो पलटी मार के आएगी और आगे तो सीधी ही जाएगी, बिल्कुल मुंह उठा के जाएगी।
अब AT और AR निकाल लेते हैं। बेटा यहां पहली बात पलटी मार के आएगी, है ना, ये कुछ कम एनर्जी वापस आनी चाहिए, तो ये और ये 2 सेंटीमीटर ही होगा। क्यों ऐसा, क्यों ये 2 सेंटीमीटर ही होगा? क्योंकि जब ये रिफ्लेक्ट होके चलेगा तो जितनी रफ्तार से बेटा रिफ्लेक्टेड पल्स वापस आती उतनी रफ्तार से इंसिडेंट पल्स, क्योंकि √T/μ, टी भी वही है, म्यू भी वही है, तो रफ्तार वही है। तो जब तक ये यहां पे पहुंचेगा रिफ्लेक्ट होने के लिए ये वाला एंड, तब तक वो 2 सेंटीमीटर ही ट्रेवल कर लेगा। क्योंकि अगर ये जब रिफ्लेक्ट हो चुका है, जब जो आगे वाला एंड है जब वो रिफ्लेक्ट होगा, तो बेटा जब वो 2 सेंटीमीटर ट्रेवल करेगा पीछे वाला एंड रिफ्लेक्ट होने के लिए, तब तक आगे वाला रिफ्लेक्ट होंगे 2 सेंटीमीटर ही चल लेगा, क्योंकि दोनों की रफ्तार बराबर है। अब सवाल उठता है रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा? तो रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड तो बता ही चुका हूं मैं आपको, कितना होता है प्यारे बच्चों, V2 - V1 अपॉन V2 प्लस V1 है। तो V2 - V1 50 - 100 -50 अपॉन V2 प्लस V1 150 इंटू AI 2, तो ये क्या बन जाएगा बेटा 2/3। अब माइनस क्या बता रहे हैं, नीचे को आएगी। ये समझ में आ गया है? आ गया भैया, बिल्कुल आ गया। अब जो आगे जाएगी AT क्या होता है प्यारे बच्चों, 2V2 अपॉन V2 प्लस V1। 2V2 क्या हो जाएगा 100, 2V2 हो गया 100 अपॉन V2 प्लस V1 150, काटे AI क्या है 2, 5 2 जा 5 3 जा, ये कितना आ गया प्यारे बच्चों 2 2 जा 4, 4/3, कितना आ गया प्यारे बच्चों 4/3। अच्छा अब इस पे तो बेटा पलटी मार ही नहीं सकती वेव, है ना, लेकिन ये बिल्कुल पक्का है रफ्तार आधी है। तो बेटा जब ये वाला एंड यहाँ पे पहुंचेगा ऐसे, तो जब यहाँ पे ये चलेगा, ये चल रहा है 50 मीटर पर सेकंड से और ये 100 मीटर पर सेकंड से, तो जब ये वाला एंड 2 ट्रेवल करेगा तो ये तो 1 ही ट्रेवल कर पाएगा, क्योंकि रफ्तार आधी हो चुकी। तो ये पक्का है कि यहाँ पर जो लूप लेंथ होगी वो हाफ होगी, ठीक है, जो पल्स की लेंथ होगी वो हाफ होगी। अब AT कितना आ रहा है 4/3, खत्म, AT आ रहा है 4/3। बस बेटा यही समझाना था। अब कुछ लोग लेकिन इसमें इस तरीके से बताए थे कि बेटा ये जो चीज होगी, कह देते हैं V2/V1 इज इक्वल्स टू f λ2/f λ1, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो सेम रहती है, तो λ2/λ1 बोल देते हैं और बोलते हैं कि V2/V1 जो है वो 50/100 दैट इज 1:2 है ना। तो इसका मतलब λ2 जो हो जाएगा वो हाफ ऑफ λ1 हो जाएगा। तो यहाँ 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीके से बोल देते हैं, लेकिन ये तरीका बेटा सही नहीं है, ये तरीका गलत है, क्योंकि बेटा मैंने आपको बताया था वेवलेंथ तो तभी डिफाइंड है, वेवलेंथ तो तभी डिफाइंड है जब पीरियोडिक वेव है ना, जब वही चीजें बार बार होगी। ये तो पीरियोडिक वेव ही नहीं है, तो बेटा यहाँ पर ये चीज सही नहीं रहेगी। आंसर सही मिलने से ऐसा नहीं होगा, तरीका सही है 64/16, 6 काट दो, अरे वाह आंसर तो सही आ रहा है, 16 4 64, पर तरीका इज नॉट राइट, बट द मेथड इज नॉट राइट। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं बच्चों। चलिए ये मिटो देते हैं बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे। तो बेटा वो तरीका गलत है, याद रख लेंगे ये चीज, है ना। ऐसा करते हैं प्यारे बच्चों, इस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए और फिर आगे बढ़ा जाए अपने फेवरेट टॉपिक स्टैंडिंग वेव्स पे, जिसके लिए हमने वेव्स पढ़ना स्टार्ट किया था। तो आइए देखते हैं अगला एक और क्वेश्चन आपके सामने है। आइए बच्चों देखिए एक क्वेश्चन और आपके सामने है, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने बेटा। अब फिर से YI गिवन है, इंसिडेंट वेव की इक्वेशन गिवन है, रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन बतानी है और ट्रांसमिटेड पल्स की इक्वेशन बतानी है। जैसा आपको ठीक लगे बेटा वैसा आप कर सकते हैं। देखिए बेटा तरीका बेटा क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात आगे आगे मोटी रस्सी है, डेंसर मीडियम है, तो वेव पलटी मार के आएगी। मैं कह रहा हूं मान लो कि आगे ये डेंसर मीडियम में μ2 अगर इनफाइनाइट होता तो इसका मतलब आगे पल्स जानी थी, फिर तो पीछे आती, फिर तो बेटा रिफ्लेक्टेड पल्स की इक्वेशन पता है क्या आती, अगर यहां पर ये रिजिड एंड हो जाता तो बेटा मैंने आपको सिखा रखा है x के बदले खाली -x रखो, जो पॉजिटिव में और उसको उठा के नेगेटिव में लेके आ, एक और नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, तो -3 sin -3x -60 ये आ जाती। लेकिन अब बेटा अब क्या होगा, ये एम्पलीट्यूड ये नहीं आ सकता है, बाकी तो सब सेम है, बस एम्पलीट्यूड ये नहीं आ सकता। वो कैसे लिखेंगे बेटा, AR क्या होता है प्यारे बच्चों जरा जल्दी से बताएंगे। AR होता है V2 - V1। अब बेटा मैं V1 इसको अगर मैं √T/μ, बेटा यहां पर क्या आ रहा है, ये हो जाएगा μ1 जो है वो μ2/9 है, तो बेटा यहां जो वेलोसिटी आएगी अगर वो 3v आएगी तो यहां पे v आएगी। आई होप ये मैं समझा पा रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। √T/μ2
है ना, और म्यू1 क्या है, μ2/9। तो जब म्यू1 पुट करूंगा μ2/9 तो बेटा 3 बाहर आ जाएगा, 3v। तो AR क्या होता है बेटा, V2 माइनस V1, V माइनस 3v दैट इज -2v अपॉन V1 प्लस V2 दैट इज 4v इंटू AI विच वॉज 3। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, आई होप मैं आपको बता पा रहा हूं प्यारे बच्चों, ये आ गया -3/2, है ना। तो मैग्नीट्यूड 3/2 और माइनस तो मेरे को पता ही था आना है, मुंह तो लटका के आना ही पड़ेगा वापस, है ना। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। अब AT की बात कर लेते हैं। अब YT क्या लीजिए आप, YT बेटा अगर म्यू1 ही होता, अगर आगे भी म्यू1 ही होता तो बेटा यही इक्वेशन रहती। अगर आगे भी म्यू1 होता फिर तो यही इक्वेशन रहती, 3 sin 3x माइनस 60, ये इक्वेशन रहती। लेकिन अब मेरे को पता है कि बेटा एम्पलीट्यूड ये नहीं रह सकता, क्योंकि आगे एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, जाएगी तो मुंह उठा के, है ना। तो बस ये जो नंबर है ये चेंज हो जाएगा। और AT की वैल्यू क्या होती है बेटा, 2v2 अपॉन V2 प्लस V1। तो 2v अपॉन V2 प्लस V1 4v इंटू AI क्या प्यारे बच्चों, 3। तो ये क्या आ जाएगा, 3/2। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 3/2, है ना। तो आपके पास YT भी आ गई, आपके पास YR भी आ गई, है ना। अब बेटा देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से, मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, x इक्वल टू 0 पे आप इस तरफ देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 3/2। इस तरफ केवल ट्रांसमिटेड पल्स, और इस तरफ क्या आ रही है, 3, है ना। x इक्वल टू 0 पे ये क्या बन रहा है, 3 साइन माइनस 60, मतलब -3 साइन 60। और वो क्या बन रहा है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, ये क्या बन जाएगा, x इक्वल टू 0 पे ये बन जाएगा 3/2 साइन 60 प्लस। तो बेटा मैक्सिमम वैल्यू क्या बन जा रही है, ध्यान से देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या बन जा रही है, मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी 3/2। इस तरफ भी 3/2 है मैक्सिमम वैल्यू, उस तरफ भी 3/2। यही बेटा सीखा था और यही आना चाहिए था। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं बेटा। बस बेसिक बात यह है, समझने की चीज केवल यह है कि जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी इस तरफ और जो इस तरफ आएगी, इस तरफ मैक्सिमम वैल्यू आएगी AI प्लस AR, ठीक है। अगर पलट के आ रही तो AI माइनस AR हो जाएगी, पलट के आ रही तो AI माइनस AR बन जाएगी। मैं कह रहा हूं मैग्नीट्यूड वगैरह छोड़ो, है ना। और उस तरफ क्या आ जाएगी बेटा, AT, उस तरफ क्या आ जाएगी, AT, है ना। मतलब आप AR को मैग्नीट्यूड के साथ पुट कर दो जो फॉर्मूले में निकल के आता है, जैसे नेगेटिव है तो नेगेटिव पुट कर दो, AI प्लस AR क्या आ जाएगा बेटा, AT के बराबर। आई होप मैं आपको समझा पाया बच्चों, बहुत ही सिंपल बात है। बस आप लोग ये देख लीजिए कि दोनों तरफ से वैल्यूज बराबर आ रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए अलग अलग आ जाए, है ना। क्योंकि बेटा हमारी कंडीशन क्या थी, YI प्लस YR शुड बी इक्वल टू YT। बेसिक कंडीशन ये है, AI प्लस AR नहीं कंडीशन, पर इससे निकल के वही आती है, एट x इक्वल्स टू 0। दो ही तो चीजें थी, स्लोप बराबर करो और दोनों तरफ YI प्लस YR बराबर करो। अब YI प्लस YR को देखो, अगर मैं देखूं क्या निकल के आ रहा है, ये आ रहा है 3 साइन माइनस 60, और वो क्या आ रहा है 3/2 साइन माइनस 60, -3/2। तो बेटा 3/2 साइन माइनस 60 आ गया, 3/2 अगर मैं ऐसे देखूं तो साइन माइनस 60 आ गया। और उस तरफ क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, YT क्या बन जा रहा है, ये YI प्लस YR है। बेटा देखिए YI x इक्वल्स टू 0 पे देखा 3 साइन माइनस 60, -3/2 साइन माइनस 60 x इक्वल टू 0, और YT क्या बन रहा है 3/2 साइन माइनस 60। अरे वाह, सेम बन जा रहा है x इक्वल टू 0 पे। YI प्लस YR YT के बराबर है। अगर आपको लगे कि कंफ्यूजन हो रही है, गलत हुआ है या सही हुआ है, तो बेटा सोचने का तरीका क्या रहेगा, आप हमेशा ये मान लो कि आगे अगर भारी रस्सी तो पलटी मार के तो आनी है, तो पहले आप इक्वेशन लिख दो, x के बदले -x कर दो और साथ में नेगेटिव लगा दो, फिर बस खाली एम्पलीट्यूड का मैग्नीट्यूड निकालो और वो यहां पे पुट कर दो। और YT कैसे निकालेंगे, पहले आप मान लो सेम म्यू की रस्सी है, तो फिर आप क्या करो, सेम बन जाएगी बेटा, फिर तो वेव में कोई चेंज आना ही नहीं, फिर तो पल्स में कोई चेंज आना ही नहीं, ना k चेंज होगा ना ओमेगा चेंज होगा, वेव बिल्कुल सीधी सीधी निकल जाएगी जैसे जाती है सेम एम्पलीट्यूड की। पर बेटा पहले ये लिख लो और उसके बाद AT हटा दो, जो एम्पलीट्यूड AT है वो कैसे निकालो, 2v2 अपॉन V2 प्लस V1AI, 2v2 अपॉन V2 प्लस V1AI। इस तरीके से आप बड़े आराम से कर डालेंगे। 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है, आप बड़े आराम से इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। बस ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, इनफैक्ट अगर मैं बोलूं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है वो जो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, दैट इज स्टैंडिंग वेव्स। लेकिन उससे पहले जस्ट ये जो फॉर्मूला मैंने पढ़ा है इससे देखते हैं कि मैं जो रिफ्लेक्टेड पल्स की इक्वेशन क्या फ्री एंड के लिए और रिजिड एंड के लिए डायरेक्टली लिख पाता हूं इसको यूज करके या नहीं, है ना। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं कि कैसे लिखेंगे इसको यूज करके रिफ्लेक्टेड पल्स की इक्वेशन। अब देखिए प्यारे बच्चों, बेटा रिजिड बाउंड्री है, रिजिड बाउंड्री के लिए क्या कह सकता हूं बेटा, म्यू टू इनफाइनाइट, आगे इनफाइनाइट है,
आगे तो दीवार है, दीवार इनफाइनाइट मास की, तो म्यू टू इनफाइनाइट हो गया। और v2 क्या होता है बेटा, अंडर रूट टी बाई म्यू, वो क्या हो गया जीरो, म्यू इनफाइनाइट तो वेलोसिटी हो गई जीरो। अब बेटा वेलोसिटी ऑफ वेव आगे जीरो, तो v2 जीरो होने से ar कितना आ जाएगा, ar आ जाएगा प्यारे बच्चों, v2 जीरो हो गया माइनस v1 अपॉन v1 माइनस ai, ठीक है, ये आ गया ar। और यही तो होता है बेटा, पलटी मार के ही तो वापस आती है, पलटी मार के ही तो वापस आती है ना। और 80 क्या आएगा प्यारे बच्चों, 80 निकल के आ जाएगा, ध्यान से देखिए, v2 हो गया जीरो है ना, तो बेटा 80 आगे जानी नहीं है, यही तो आगे जाएगी नहीं। और अगर सोचो फ्री बाउंड्री होती है ना, मासलेस, आगे म्यू टू जीरो, म्यू टू जीरो, v2 को मैं टेंस टू इनफाइनाइट कह सकता हूं, आगे बेसिकली कुछ है ही नहीं, आगे कुछ है ही नहीं, म्यू टू जीरो है, तो v2 टेंस टू इनफाइनाइट। तो बेटा अगर v2 टेंस टू इनफाइनाइट है तो ar क्या बन जाएगा। अब देखो इन्फिनिटी में से v1 सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क पड़ेगा, इन्फिनिटी v1 ऐड करो, कोई फर्क पड़ेगा, तो मैं इसको v2 बाई v2 ही कह सकता हूं, टेंस टू इनफाइनाइट है, इनटू ai, ये कट जाएगा, तो ar के आगे ai, दैट इज सारी एनर्जी वापस आ जाएगी। और एम्पलीट्यूड जो ar आ रहा है बेटा, वो सेम डायरेक्शन, पल्स सेम डायरेक्शन में ही वापस आएगी, पल्स सेम डायरेक्शन में ही वापस आएगी, पल्स अपोजिट डायरेक्शन में नहीं आएगी, सेम डायरेक्शन में आएगी। तो बेटा वही चीज हमारे सामने ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव से भी निकल के आ गई, जो हमने डायरेक्टली एक्टिविटी करके दिखाई थी और लॉजिक से बताई थी, ठीक है। वही चीजें हम ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्टेड ऑफ वेव से भी हम देख पाए हैं कि वही चीजें निकल के आ रही हैं। आइए बेटा मेन मुद्दे पे आते हैं, नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं, स्टैंडिंग वेव्स, जो कि बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम कह सकते हैं बेटा वेव्स पढ़ा ही इसीलिए है ताकि स्टैंडिंग वेव समझ पाए। बेटा जितने भी आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आप देखते हैं, भले वो गिटार हो, वायलिन हो, पियानो हो, बेटा सब में जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वही स्टैंडिंग वेव का कॉन्सेप्ट होता है। इनफैक्ट इलेक्ट्रिक गिटार्स जो होते हैं उसमें भी स्टैंडिंग वेव्स का ही कॉन्सेप्ट यूज होता है, पर वो स्टैंडिंग वेव्स होती है बेसिकली एलसी ऑसिलेशंस के थ्रू बनती है, इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशंस होते हैं वहां पे। लेकिन मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं बच्चों, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं अब जो नया टॉपिक है, इसका नाम है स्टैंडिंग वेव्स। ये क्या चीज है बेटा, नाम थोड़ा सा इसमें झोल है बेटा, नाम में थोड़ी सी गड़बड़ है। घपला ये है क्योंकि वेव है चलता हुआ डिस्टर्बेंस, जो चीज जहां हो रही है वही चीज आगे होगी, जो यहां हो रहा है मेरे पास हो रहा है वही चीज कहीं आगे होगी, इसको हम बोलते हैं वेव्स, है ना, विदाउट ट्रांसफर ऑफ मीडियम एंड विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ सोर्स। पर बेटा स्टैंडिंग वेव का मतलब क्या हुआ, आप इलेबोरेट करिए। स्टैंडिंग रुका हुआ, वेव चलता हुआ डिस्टर्बेंस, रुका हुआ चलता हुआ डिस्टेंस, बड़ी अजीब सी बात है ना, नाम में थोड़ी सी गड़बड़ है। एक्चुअली ये वेव नहीं है, ये क्या चीज है आइए समझते हैं। पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक एक्टिविटी, कोशिश करना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं। थोड़ा सा हो सकता है कि पीछे वाइट बैकग्राउंड है तो अच्छे से ना दिखा पाऊं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा साथ में कुछ एनिमेशंस ऐड करके चीजों को क्लियर कर पाऊंगा। आइए जरा देखते हैं यहाँ पे। बेटा ये मेरे पास है एक स्लिंकी, आई होप ये विजिबल होगा। स्लिंकी, ये स्लिंकी है, ये पिंक पोर्शन है, ये थोड़ा सा ज्यादा विजिबल है, जो लाइट पोर्शन है थोड़ा सा कम विजिबल है, पर आई होप आप देख पा रहे हैं। अब बेटा मैं यहां से अगर कोई वेव भेजूंगा तो वो रिफ्लेक्ट होके आएगी, ये बिल्कुल पक्की बात है। और अगर लगातार वेव भेजूंगा तो लगातार रिफ्लेक्ट होके आएगी। लगातार वेव भेज रहा हूं इधर से तो उधर से उस एंड से लगातार रिफ्लेक्ट होके आएगी, वहां से मैंने स्लिंकी को बांध रखा है। एक्चुअली एक भैया है उन्होंने स्लिंकी को पकड़ रखा उधर से, तो वो एक क्या हो गया, फिक्स्ड एंड। अब बेटा रिजिड एंड होगा तो बेटा वेव पलटी मार के आएगी, पर वेव तो आ रही है ना, दो वेव चल रही है अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखते हैं होता क्या। अब मैं लगातार जब इसको हिला रहा हूं, अच्छा तो ऐसा ऑसिलेशन हो सकता है, ओके। अच्छा अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊं तो क्या होगा, आइए देखते हैं। मैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी लेता हूं तो क्या होता है, अच्छा ये दो लूप भी बन सकते हैं, ये दो लूप भी बन सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, ये दो लूप बन जा रहे हैं। कितने लूप बन जा रहे हैं, दो। अच्छा अब ऐसा करते हैं, फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी और बढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अब क्या इससे ज्यादा लूप बनेंगे, यही रहेंगे। ये थोड़ा सा अपने हाथ टूट के अलग ना हो जाए, बस अपने को ये डर है। अरे वाह, 3 लूप बन गए हैं तो आपके सामने, है ना। थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि शायद दिखने में विजिबिलिटी थोड़ी कम होगी, लेकिन आई होप मैं आपको दिखा जरूर पा रहा हूँ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये 3 लूप बन गए हैं, ठीक है। आई होप ये मैं आपको दिखा पाया हूँ बेटा। मतलब बेसिकली नंबर ऑफ लूप्स कभी एक आ रहे हैं, कभी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ तो प्यारे बच्चों जो लूप आ रहे हैं वो 2 आ रहे हैं। ये एक नालायक है जो ना चल रहा है वहीं का वहीं है, इसको हम बोलते हैं नालायक को। नोड, एन से नालायक, एन से नोड। और जहां पर ये जो जोर से जोश में नाच रहे हैं, जिसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है, आप देखिए ध्यान से कि जब इधर वाले पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं तो वो नीचे आ रहा है। ये अपोजिट फेज में चल रहे हैं। मतलब बेसिकली नाच कैसे रहे मैं आपको बताना चाहता हूं। ऐसे जो कंसेक्यूटिव मतलब 2 लूप्स बन जा रहे हैं ना, ऐसे से, तो ऐसे से नाच रहे, एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे, ऐसे ऐसे।
मतलब अपोजिट फेज में। और जो एक लूप के हैं वो पूरे ऐसे जा रहे हैं, इकट्ठे ऊपर इकट्ठे नीचे, इकट्ठे ऊपर इकट्ठे नीचे, ऐसे। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। बेटा ये जो एक पैटर्न बन के आया इसका नाम देते हैं स्टैंडिंग वेव। एक्चुअली मैं आपको बेटा वैसे सीरियसली बताऊं तो ये स्टैंडिंग वेव ये कोई वेव नहीं है बेटा, ये तो एक इंटरफेरेंस पैटर्न है। दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो कहीं पे मैक्सिमा बन जा रहा है, कहीं पे मिनिमा बन जा रहा है, जिसको थोड़ा सा कायदे से हम पढ़ने वाले हैं साउंड वेव्स में। लेकिन बस आपके सामने मैंने एक नाम एक रख दिया, अगर आप 12th पास आउट है तो आपने नाम सुन लिया, और अगर आप 11th वाले हैं तो थोड़ा सा टाइम वेट करिए। बेसिकली ये एक वेव हो ही नहीं सकती बेटा, रुका हुआ चलता हुआ डिस्टर्बेंस, नाम ही अजीब है। अगर ये वेव तो होता है बेटा चलता हुआ डिस्टरबेंस, तो रुका हुआ चलता हुआ डिस्टरबेंस तो कोई मतलब हुआ ही नहीं। आइए बच्चों देखते हैं आगे, कहानी आगे बढ़ाई जाए, इसको समझा जाए पहले ऐसा क्यों हो रहा है। जो मैंने आपको बताया है कि ऐसा हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी द रीजन बिहाइंड इट, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा किस लिए हो रहा है। कि कुछ पॉइंट थे जो थके हुए वहीं की वहीं रुक जा रहे हैं। बेसिकली क्या हो रहा है बेटा, एक वेव इधर से आ रही है आप कह सकते हैं, और एक वेव इधर से आ रही है। तो बेटा जब ये मिलेंगे तो कभी कभी वो मैक्सिमा पे भी थे पार्टिकल्स, तो वो कैसे हो सकते हैं बेटा, ये क्रेस्ट ट्रफ है, या आप कह लीजिए ये जो क्रेस्ट ट्रफ है इनका नाम अगर हम दे दें कि मान लो ये पहाड़ और ये खाई, ये पहाड़ खाई पहाड़ खाई, तो जब पहाड़ पहाड़ मिलेंगे तो क्या बन जाएगा सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग बड़ा पहाड़, और जब खाई खाई मिलेंगे तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, बड़ी खाई, है ना। तो बेटा कभी कभी क्या हो जाएगा, जोश में आ जाएंगे, बड़े बड़े लूप्स बन जाएंगे। और कभी कभी क्या हो जाएगा बेटा, जब पहाड़ और खाई मिलेंगे तो क्या होगा बेटा, क्योंकि ये बिल्कुल सिमेट्रिक पल्स है, बिल्कुल वैसी की वैसी ही पल्स है, बिल्कुल वैसी की वैसी वेव ट्रेन इधर से जो आ रही है और जो इधर से आ रही है, तो बेटा कभी कभी रस्सी स्ट्रेट हो जाएगी। आपने देखा था ये लूप एक्चुअली ऐसे जा रहे हैं और फिर स्ट्रेट हो रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं फिर स्ट्रेट हो रहे हैं, है ना। इसके लिए मैं आपके सामने ना कुछ एक एनिमेशंस रख दूंगा जिसमें मैं आपको ये दिखा पाऊंगा कि ऐसा हो रहा है ना, ये होता हुआ दिखा पाऊंगा। लेकिन अगर आपने बहुत ध्यान से जो देखा हो, मैंने आपको जो दिखाया अभी, तो उसमें भी आपने शायद विजुअलाइज कर लिया हो, नहीं तो रिवाइंड करके देखिए। आप देखिए तो बीच में एक ऐसा टाइम आता था पूरी की पूरी स्लिंग की स्ट्रेट भी हो रही थी, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे और इकट्ठे मीन पे आ रहे थे सारे के सारे। चलिए बाकी यहाँ पर थोड़ा सा वो वेट के कारण वो स्लिंग की झूल जा रहा था, हालांकि मेरे को ये हॉरिजॉन्टल टेबल पे करना चाहिए परफेक्ट चीज दिखाने के लिए, लेकिन आई होप ये मैं आपको दिखा पाया हूँ। क्लास में तो बहुत आराम से विजिबल होता है, बच्चे सामने होते हैं, है ना। बाकी कैमरे का जो मतलब वो जो क्वालिटी होती है कैप्चर करने की और आंखों की, तो बेटा आंखों की क्वालिटी जो होती है ना बड़ी शानदार होती है। तो मैं इसको जरूर दिखाऊंगा आपके एनिमेशन के साथ, आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा चीजें क्यों हो रही है, किस तरीके से हो रही है। लेकिन अभी देखिए, अभी एक बार विजुअलाइज करते हैं डायरेक्टली बोर्ड पे। बेटा जब पहाड़ पहाड़ मिलेंगे तो क्या मिल जाएगा, बड़ा पहाड़, बड़ा पहाड़, और खाई खाई मिलेंगे तो क्या बन जाएगी, बड़ी खाई। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। लेकिन सोच के देखो बेटा, मान लो ये दो वेव ट्रेन है यहीं पे, एक ही जगह पे दो वेव ट्रेन है, अभी क्या बन रहा है मैक्सिमम, पर बेटा ये जो कुछ पॉइंट है ना, ये तो 0 + 0 0 ही दे रहे हैं, है ना। और यहां बेसिकली ये बन के आ रहा है, ठीक है। और थोड़ी देर बाद एक वेव इनमें से इधर जा रही है ना, जैसे मान लो ये इधर जा रही है, तो ये पार्टिकल को नीचे लेके जाना चाहिए, और एक वेव इधर आ रही जो पार्टिकल को ऊपर लेके आना चाहिए, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 0। इसलिए कुछ नालायक थे जो वहीं के वहीं रुक जा रहे थे, इसलिए कुछ नालायक थे जो वहीं के वहीं रुक जा रहे थे, है ना। बेटा मैं कह सकता हूं यहां पर भी देख लीजिए, ये एक पार्ट इधर जा रहा है जो इसको ऊपर लेके जाना चाह रहा है, और एक वेव इधर आ रही जो इसको नीचे लेके जाना चाहिए उतने से ही, तो ये कट जाएगा, तो यहां पर भी रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस क्या आ जाएगा 0। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे बेटा, नोड। ये क्या हो जाएंगे, नोड। यहां पर ये ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे आ रहे हैं, ये बन जाएंगे नोड्स। क्या बन जाएंगे प्यारे बच्चों, ये नोड्स। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। बेटा नोड्स क्या है, ये सारे पॉइंट्स जिनका डिस्प्लेसमेंट 0 है, जिनका डिस्प्लेसमेंट प्यारे बच्चों क्या है, 0 है, और जो बहुत जोर से नाच रहे हैं बेटा, उनका जो उनको हम बोलते हैं एंटी नोड, है ना। जो उल्टे, जो जोश में, बहुत ज्यादा जोश में, ए भर 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 नाच रहे। लेकिन अब ऐसी शेप क्यों आ रही है, इसके बारे में आइए मैथमेटिकल पूरा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ऐसी शेप आने के पीछे रीजन क्या है, ऐसी शेप आने के पीछे रीजन क्या है। आइए मैं इसको आपको जरूर समझाना चाहूंगा। तो आइए ऐसा करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सपोज करो यहाँ पे एक स्ट्रिंग है ना, इधर से वेव जा रही, उसकी इक्वेशन क्या लेंगे बेटा, दो वेव बेसिकली चाहिए जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो मैं एक की इक्वेशन मान सकता हूं जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। अगर t और x वाली टर्म्स में नेगेटिव साइन होता है तो इसका मतलब क्या होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। और अगर जो t और x वाली टर्म उनके बीच में अगर पॉजिटिव साइन होता है, इसका मतलब किधर को आ रही है बेटा,
इसका मतलब हो गया कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है ना। ओमेगा टी प्लस के एक्स है तो इसका मतलब ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। आई होप बच्चों मैं आपको ये समझा पाया हूं। ये दो वेव्स हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। अब बेटा जो रिजल्टेंट बन जाएगा, जो सुपर पोजिशन में क्या बोला बेटा मैंने आपको, वेन एवर टू और मोर वेव्स रीच एट अ पॉइंट द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स। तो बेटा जो रिजल्टेंट आएगा y, वो क्या आ जाएगा वाई आई प्लस वाई आर, ठीक है, जो कि क्या बन जाएगा यहाँ पे a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी क्या होता है 2 साइन a कॉस b, तो 2a साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स। आई होप बच्चों मैं आपको ये समझा पाया हूं। तो बेटा ये आ गया 2a साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स। अब इसको कहा क्या जा सकता है, लिखा किस तरीके से जा सकता है, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है, पहले इसको थोड़ा सा बोर्ड को मिटोया जाए, थोड़ी जगह बनाई जाए, यहां ज्यादा बार ही लिख दिया गया है। एक सेकेंड बस, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ये बेटा ये इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, क्या चीज बन गई 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, ये जो चीज है ये क्या बन जा रही है। मैं इसको ध्यान से एनालाइज कराना चाहता हूं आपको। ध्यान से देखिए, सपोज करो किसी टाइम पे जब t इक्वल टू 0 पे जब साइन ओमेगा टी क्या होगा 0 होगा, तो बेटा क्या बन जाएगा 2a कॉस के एक्स इंटू 0, तो क्या बन के आएगा ग्राफ, तो बेसिकली ये एक्स एक्सिस ही बन जाएगी, मतलब t इक्वल टू 0 पे एक्स एक्सिस आएगी। उसके बाद क्या बन जाएगी, जब ये हाफ होगी वैल्यू, मतलब मैं ले रहा हूं ओमेगा टी की वैल्यू सबसे पहले 0 फिर पाई बाय 6, जब पाई बाय 6 होगा साइन पाई बाय 6 क्या होता है हाफ, तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, जब पाई बाय 6 होगा तो y क्या बन के आ जाएगा बेटा, ये हाफ आ जाएगा, हाफ और 2 कट जाएगा तो आ जाएगा a cos के x, ठीक है। तो a cos के x ग्राफ कैसा आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये। आई होप ये मैं आपको समझा पा रहा हूं। अब इसके बाद सपोज करो जब ये साइन ओमेगा टी की वैल्यू, जब ये साइन जो ओमेगा टी है, सपोज करो जब ये पाई बाय 4 हो जाएगा, तो जब ये पाई बाय 4 हो जाएगा, ओमेगा टी जब पाई बाय 4 हो जाएगा तो साइन पाई बाय 4 क्या होता है 1 बाय रूट 2, तो 2 बाय रूट 2 क्या देगा रूट 2, तो y क्या देगा रूट 2 a cos के x। तो बेटा रस्सी कैसी आ जाएगी, ये जो चीज दिखा रहा हूं यही मैं आपको एनिमेशन में भी दिखाऊंगा, लेकिन ध्यान से एक बार देखिए, आपको क्लियर हो पाएगी बात है जब वहां पे आप देखेंगे। ये a आ रहा है, अभी क्या हो गया रूट 2a, थोड़ा ऊपर चला गया अंडर रूट 2a, बेटा रूट 2a cos के x कैसा बनेगा बेटा, बस मैक्सिमम वैल्यू बेटा ऊपर से चालू रूट 2a cos के x, ये आ जाएगा। थोड़ी अपनी ड्राइंग यार मतलब खराब है, लेकिन फिर भी मेरे को लग रहा है समझ में आ पा रहा है। बेटा ऐसे ही तो रस्सी झूल रही थी, आप ध्यान से देखिए ऐसे ऊपर जा रही थी, ध्यान से देखिए। अभी आगे और दिखाते, सपोज करो इसकी वैल्यू पाई बाय 3 हो गई ओमेगा टी की, तो साइन पाई बाय 3 का जो रूट 3 बाय 2 कट जाएगा रूट 3a, तो बन जाएगा y इक्वल टू रूट 3a cos के x। ओ ये थोड़ा सा एनक्रोचमेंट हो रहा है, रूट 3a कहीं यहाँ पे आ जाएगा और ऊपर हो गया बेटा रूट 3a cos के x का ग्राफ कैसे बनेगा, cos के x तो ऐसे ही वो जहां पे 0 था पाई बाय 2 के x, जहां पे पाई बाय 2 था वहां पे 0, तो अभी भी वहीं पे ही बेटा बेसिकली आगे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा। अगर cos के x है तो 1 से पास होगा, a से मल्टीप्लाई किया तो a आ जाएगा, 2 रूट 2a से मल्टीप्लाई किया रूट 3a से मल्टीप्लाई किया तो 1 के बदले रूट 3 हो जाएगा, बस ये बन जाएगा। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं। इसके बाद बेटा सपोज करो इसकी वैल्यू हो गई पाई बाय 2, तो बेटा क्या बन जाएगा y इक्वल टू 2a cos के x। अच्छा अब रस्सी और ऊपर चली जाएगी 2a, यहां पे 2a पे आ जाएगी, ओके। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, जब इसके बाद मैं ओमेगा टी और बढ़ाऊंगा, पाई बाय 2 के बाद सपोज करो 120 डिग्री दैट इज 2 पाई बाय 3 करूंगा, तो बेटा 2 पाई बाय 3 पे क्या वैल्यू हो जाएगी, साइन 2 पाई बाय 3 का फिर से रूट 3 बाय 2, फिर से वही आ जाएगा, फिर से वही वैल्यू आ गई y इक्वल टू रूट 3a cos के x। ये आप ट्राई करिए, ध्यान से देखिए, दैट इज रस्सी ऐसे होने के बाद वापस ऐसी होगी, मतलब ये पहली कंडीशन थी, सॉरी ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कंडीशन ये, छठी फिर से ये हो गई, सातवीं कंडीशन क्या आएगी 2 पाई बाय 3 के बाद मान लो लेता हूं 3 पाई बाय 4, ठीक है। अब यहां पर क्या है 3 पाई बाय 4 पे साइन 3 पाई बाय 4 क्या होता है बेटा, साइन 3 पाई बाय 4 क्या होता है बोलिए, फिर से 1 बाय रूट 2, फिर से रूट 2a cos के x। बेटा अगर आप इस तरीके से ना आप
बेसिकली मैं पता क्या कर रहा हूं, मैं वही वैल्यूज ले रहा हूं 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, फिर 180 लूंगा, और उसके बाद 180 के बाद 210, 210 के बाद लूंगा मैं 225, 225 के बाद मैं लूंगा 225 के बाद 15 और ज्यादा करेंगे तो क्या बन जाएगा 240, और उसके बाद बेटा फिर से मैं लूंगा 270। तो बेटा बेसिकली अगर आप देखेंगे ना, पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर 80 स्ट्रेट हो जाएगी, और उसके बाद ये चीज आ जाएगी, फिर उसके बाद ये चीज बन जाएगी। आप ध्यान से ना करके देखिए, वैल्यूज आप देखते जाइए, क्योंकि बेटा जब साइन ओमेगा टी नेगेटिव होने लग गया तो बेटा कॉस के एक्स ऊपर आता है, अब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे से आ जाएगा, फिर ऐसा बन जाएगा। आप ध्यान से बेटा ये करके देखिए, आप देख पाएंगे कि यही चीजें जो आपको मिल रही हैं, मतलब बस ये ऐसे ऐसे पलटी मारेगा, मतलब 8, 9, 10, 11, 12, 13 इस तरीके से चलता रहेगा, मतलब 80 ऐसे ऊपर नीचे। मैंने कोशिश करी थोड़ा सा आपको विजुलाइज कराने की कैसे हो रहा है, आप थोड़ा सा ध्यान से विजुलाइज करने की कोशिश करिए। बेटा बहुत छोटी सी मैथ्स है, अगर cos x का ग्राफ ऐसा होता है तो यूज पता क्या करो, 2 cos x ऐसा होगा, और -2 cos x पता क्या होगा, ऐसा होगा, बस ये यूज कर रहा हूं। बेटा आप ध्यान से देखिए, ये जो क्वांटिटी है 2a cos के x sin ओमेगा t, जब ये 0 होगा तो पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, है ना। अब जब cos है, आप बहुत ध्यान से ना cos को बना लीजिए पहले, आप ध्यान से सोचिए, जब इसकी वैल्यू साइन ओमेगा टी की वैल्यू हाफ होगी, है ना, तो बेटा 2a के बदले क्या आ जाएगा, a cos के x आ जाएगा, तो a से स्टार्ट होगा। पर बेटा ऐसा भी तो होगा, ध्यान से सुनो, जब ये हाफ हो रहा है तो ये माइनस हाफ भी तो आएगा कभी, तो बेटा ऐसे ये नीचे से भी पास करेगा एक टाइम पे रस्सी, तो बेटा इसलिए रस्सी ऐसे ऐसे नाच रही थी। और देखिए मैथमेटिकली जो मैं देख रहा हूं वो भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है, मतलब मेरे को पता क्या दिखाई दे रहा है, जब मैंने आपके सामने ये ऑसिलेशन करके दिखाया तो बेटा मेरे को पता क्या समझ में आ रहा था, ये जैसे कोई एक पर्टिकुलर लूप था, जब ये एक्सट्रीम पे था, हल्के हल्के नीचे आया था, सारी की सारी रस्सी इकट्ठे स्ट्रेट हुई थी, फिर ये इकट्ठे नीचे गया था, फिर एक्सट्रीम पे गया था, फिर वापस आने लगा। तो बेटा बेसिकली मैंने आपको समझाया, पता है क्या, ये जो लूप है ये ऐसे ऐसे जब ये वाइब्रेट कर रहा है इस तरीके से, है ना, ये जब ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है तो ये सारे के सारे पार्टिकल इकट्ठे मीन पे आ रहे हैं, किसी का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, किसी का कम है, किसी का और कम है, किसी का और कम है, किसी का 0 है, ज्यादा ज्यादा सबसे ज्यादा 0 0। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं, बेटा बहुत ही सिंपल बातें हैं, तो मेरे को लगता है ये बातें बड़ी बिल्कुल बेटा बिल्कुल सिंपल हैं और मैं आपको समझाने में कामयाब हूं। तो बेटा मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो स्टैंडिंग वेव पैटर्न बन रहा है, जहां पर कहीं पे मैक्सिमा बन जा रहा है और कहीं पे मिनिमा बन जा रहा है ना, कहीं पे मैक्सिमा बन जा रहा है, कहीं पे मिनिमा बन जा रहा है, तो बेटा ये बेसिकली है क्या, एक इंटरफेरेंस पैटर्न है, कहीं पे बड़ी, कहीं पे ज्यादा लेवल का ऑसिलेशन हो रहा है, कहीं पे कुछ बीच का हो रहा है, कहीं पे और कुछ बीच का हो रहा है, कहीं पे 0, कहीं पे ज्यादा, कहीं पे और ज्यादा, कहीं पे और ज्यादा, कहीं पे कम, फिर कहीं पे 0, इस तरीके का आएगा। अब थोड़ा सा लेकिन इसको क्या करें, खुद से ट्राई करें और देखें कि क्या यही बन के आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं आपको 100% कह रहा हूं आप बना पाएंगे, लेकिन आपको खुद से एक बार ट्राई करना होगा, तभी मजा आएगा। ऐसा करते हैं बच्चों, एक बार और देख लेते हैं, है ना। आई होप आप लोगों ने खुद से भी करके देखा होगा, नहीं तो बेटा पहले एक बार स्क्रीन पॉज करें, खुद से करके देखें और फिर देखिए। मैं दोबारा आपको बताता हूं बेटा यही चीज, बेटा 2a cos के x sin ओमेगा टी। मैं कह रहा हूं जब sin ओमेगा टी 0 होगा, बेटा cos के x का ग्राफ कैसा आएगा, cos के x का ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आए। अब ये cos के x मतलब ये वन वैल्यू, कितनी वैल्यू है 1, है ना। अब अगर मेरे को बनाना है, सपोज करो जब ओमेगा टी 0 है, सबसे पहली कंडीशन जब ओमेगा टी 0 है, तो बेटा तो कैसा बनेगा, तो ये तो 0 बन जाएगा पूरा का पूरा, मतलब स्ट्रिंग विल बी स्ट्रेट। अच्छा उसके बाद मतलब इसका मतलब क्या हुआ बेटा, पहाड़ खाई मिल गए अपोजिट डायरेक्शन, तो बेटा स्ट्रिंग स्ट्रेट हो जाएगी। आई होप ये समझ में आ गई बात। इसके बाद जब ओमेगा टी की वैल्यू π/6 होगी, तो बेटा क्या बन जाएगा, ये हाफ मतलब a cos के x, इसका मतलब कैसा ग्राफ आ जाएगा, ऐसा, ये a से चालू हो जाएगा। इसके बाद मतलब यहां पर जो फंक्शन बन जाएगा, अगर मैं फंक्शन का भी नाम लिखते जाऊं तो a cos के x, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप भी करते रहेंगे फास्ट तरीके से, a cos के x, क्योंकि ये हाफ है, हाफ और 2 कट गए। उसके बाद जब ये बना मान लो π/4, π/4 पे क्या, sin π/4 क्या, 1/√2, तो 2/√2 क्या, √2, √2a
कॉस के एक्स, तो √2a। अब बेटा क्या वैल्यू हो जाएगी, √2a अंडर √2a कॉस के एक्स। आई होप मैं आपको समझा पाया बच्चों, है ना। इसके बाद जब इसकी वैल्यू π/3 होगी, ये नीचे वाला मिटाया जाए, है ना, कूड़ा करकट हटाया जाए, ये बहुत शानदार तरीके से हटा दिया। जब π/3 होगी, फिर जब π/2 होगी, π/3 पे क्या बन जाएगा, ये √3/2, 2 कट जाएगा, √3a cos के x, ठीक है। अब क्या बन जाएगा, √3a cos के x। बेटा जहां पे 1 था वहां पे √3 आ जाएगा, 0 इंटू समथिंग तो 0 ही रहेगा, जहां पे 0 था वो तो वही की वही चीज रहेगी। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं। इसके बाद जब अगला लेंगे π/2, तो ये हो जाएगा बेटा 1, तो 2a cos के x। 2a cos के x का मतलब ये 1 हो गया, मतलब हर एक पार्टिकल किसी भी x पे हो वो अपने मैक्सिमम वैल्यू पे, इससे ज्यादा किसी भी x पे वैल्यू हो ही नहीं सकती। 2a cos के x sin ωt, जब sin ωt 1 हो जाएगा, मतलब हर एक पार्टिकल SHM करेगा किसी x पे होगा, तो 2a cos के x उसका एम्पलीट्यूड होगा और sin ωt साथ में, मतलब हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है, SHM कर रहा है। हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है, SHM कर रहा है। तो ये √3 आया था पिछली बार π/3 पे, π/2 पे आ गया 2a, ये 2a तक पहुंच गया कहानी। अब उसके बाद क्या होगा, जब मैं इसको लूंगा 2π/3, तो फिर से क्या हो जाएगा, 2π/3, मैं यहीं पे दिखा दूं 2π/3, 2π/3 पे वही वैल्यू आएगी जो π/3 पे आएगी, 2π/3 फिर से ये आ जाएगा, मतलब मान लो कि ये 1 2 3 4 पे गया था, फिर 5 भी है, मतलब 2π/3 पे फिर यही आ जाएगा। फिर उसके बाद 3π/4, उस पर भी यही वैल्यू आ जाएगी, फिर ये वाला बन जाएगा। फिर उसके बाद 5π/6, फिर यही चीज आ जाएगी, मतलब रस्सी ऐसे नीचे आ जाएगी। फिर पाई पे फिर से 0 हो जाएगा। उसके बाद पाई प्लस π/6 जब बेटा मैं करूंगा, जब इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई प्लस π/6, दैट इज 7π/6, तो बेटा क्या हो जाएगा, -½ तो ये बन जाएगा -½ जैसे अभी a cos के x आया था, फिर -a cos के x आएगा बेटा, मतलब x = 0 पे जहां पे वैल्यू 1 थी उसको -a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -a से स्टार्टिंग होगी अब यहां से। अब ये ऐसा बन जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो वेव पलट गई, जो ऐसे थी वो ऐसे हो गई, है ना। उसके बाद बेटा क्या होगा, अगर पाई प्लस π/6 के बाद देखूं पाई प्लस π/4, यही लिख देता हूं पाई प्लस π/4, तो इस पे क्या वैल्यू बन जाएगी, पाई प्लस π/4, साइन पाई प्लस π/4 क्या होता है, माइनस साइन π/4, दैट इज -1/√2 -√2a cos के x। इस पे जो बन जाएगा वो बन जाएगा -√2a cos के x। आई एम सॉरी, आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं बेटा। अब ये रस्सी नीचे जाने लगी, आप ऐसे ही वैल्यूज आगे डालेंगे तो बस अब ये आ जाएगी रस्सी की कंडीशन, फिर ये आ जाएगी। और बेटा जब रस्सी अपनी एक्सट्रीम पे है, इसका मतलब बेटा पता कैसे चल रहा है, मैं आपको जस्ट अगर बताऊं थोड़ा सा इसको स्लो मोशन में करके, तो कंडीशन ये है, ये एक्सट्रीम पे पूरी की पूरी रस्सी में खिंचाव मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी 0, सारे के सारे पार्टिकल रुक गए एक्सट्रीम पे। एक्सट्रीम पोजीशन वही होती है जहां काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। स्टैंडिंग वेव में सारे के सारे पार्टिकल SHM कर रहे हैं, ट्रैवलिंग वेव में भी सारे के सारे पार्टिकल SHM करते थे। जो बेटा पहले जो ट्रैवलिंग वेव थी, जिसको हम इन जनरल वेव से ही डिनोट कर देते हैं नाम, ये ऊपर जाता है, ये और ऊपर जाता है, फिर ये नीचे, सबका एम्पलीट्यूड सेम था। लेकिन बेटा यहां पर ये यहां तक जा रहा है, ये यहां तक जा रहा है, ये यहां तक जा रहा है, सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग है। बेटा 2a cos के x, जब ये 1 है तो बेटा ये बता रहा है एम्पलीट्यूड, तो अलग अलग x पे एम्पलीट्यूड अलग अलग है, कहीं ज्यादा कहीं कम। और जब मैंने हिला के दिखाया था आपको स्लिंकी को, तो उसमें भी ऐसा ही दिख रहा था। अभी आगे मैं आपको एनिमेशन दिखाने वाला हूं, उसमें भी आपको ये सारी की सारी चीजें जो बोल रहा हूं समराइज हो जाएंगी उसमें। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं। बेटा कंडीशन बस यही है, मैं आपको बस एक ही चीज बताना चाह रहा हूं कि स्टैंडिंग वेव बेसिकली नाम थोड़ा सा एक तो गड़बड़ है। पहली बात, इसमें क्या हो रहा है, हर एक पार्टिकल, क्योंकि बेटा स्टैंडिंग रुका हुआ, वेव चलता हुआ डिस्टर्बेंस, गड़बड़ हो गया, रुका हुआ चलता हुआ डिस्टर्बेंस, बकवास। तो बेटा मैं पहली बात आपको ये बताना चाह रहा हूं, हालांकि ये नाम ऐसा क्यों रखा है इसके बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे आगे, लेकिन अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि बच्चों की कंडीशन ये है कि हर एक पार्टिकल SHM कर रहा है, सबका एम्पलीट्यूड अलग है, और कुछ जो है SHM कर रहे हैं जिनका एम्पलीट्यूड 0 है ना। अब एम्पलीट्यूड 0 और SHM कर मतलब बकवास है ना, इसका मतलब वो रुके हुए हैं, नालायक हैं, N फॉर नालायक, N फॉर नोड, उनको हम बोलते हैं नोड। और जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है उनको हम बोलते हैं एंटी नोड, उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं एंटी नोड। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं नोड्स क्या चीज है और एंटी नोड्स क्या चीज है। तो ये इस तरीके से चलता है। तो कोई पूछेगी काइनेटिक एनर्जी कब मैक्सिमम होगी, जब पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, जब सारी की सारी स्ट्रिंग जो होगी स्ट्रेट हो जाएगी।
तो डिफॉर्मेशन जो है वो मिनिमम है, इलोंगेशन मिनिमम है। अगर इलोंगेशन मिनिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो एंटायर एनर्जी विल बी काइनेटिक इन नेचर व्हेन स्ट्रिंग इज स्ट्रेट। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। और बेटा मैंने सीखा क्या था, बेटा मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा था, फिर क्या होता, लूप्स बढ़ रहे थे। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से होगा वेवलेंथ कम हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है बेटा, लैम्डा होता है v बाय एफ, v इक्वल टू एफ लैम्डा, लैम्डा v बाय एफ, एफ बढ़ेगा वेवलेंथ कम। और बेटा नोड्स कौन से पॉइंट थे मैंने आपको बताया, मान लो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटो लेते हैं ताकि जगह बन जाए हमारे पास समझाने के लिए। यहीं पे इतना ही बहुत है ना बेटा। ये एक वेव पल्स है, मान लो ये दूसरी वेव ट्रेन एक और है। यहां पर बेटा ये जो अब इन दोनों का सम जो बनेगा वो बड़ा बनेगा, मैं जानता हूं ये बात। ये कंडीशन है जब वो मतलब पहाड़ पहाड़ मिल रहे हैं, खाई खाई मिल रहे हैं, बड़ी पहाड़ बड़ी खाई, बड़ा पहाड़ बड़ी खाई, बड़ा पहाड़ फिर बड़ी खाई, है ना। ये जो है ये 0 + 0 तो 0 ही रहे, ये तो नालायक है, वहीं का वहीं है। पर ये नालायक क्यों रहेगा बेटा, एक पल्स इधर जाएगी जो इसको ऊपर उठाएगी, एक पल्स इधर आएगी जो नीचे उठाएगी, ये 0 का 0। अच्छा ये जो पॉइंट है 0 के 0 पे रह जाएंगे, ये हमेशा 0 पे 0 पे रह जाएंगे, बस ये रस्सी ऐसे ना चाहिए, बस कभी लूप ऊपर फिर नीचे फिर नीचे फिर स्ट्रेट फिर नीचे जाएगा फिर नीचे जाएगा फिर। पर एडजेसेंट वाले अपोजिट फेज में होंगे, आप ये समझ लीजिए, ये ऑल्टरनेट ऊपर नीचे जा रहे थे, ठीक है। और ये पूरे के पूरे पार्टिकल इकट्ठे मीन पे, इकट्ठे एक्सट्रीम पे सारे इकट्ठे, पर कुछ अपनी पॉजिटिव एक्सट्रीम पे और कुछ नेगेटिव एक्सट्रीम पे। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। कुछ पार्टिकल स्टैंडिंग वेव में क्या होता है, अपनी पॉजिटिव एक्सट्रीम पे इकट्ठे होते हैं, कुछ नेगेटिव एक्सट्रीम पे इकट्ठे होते हैं, है ना। जबकि ट्रैवलिंग वेव में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, वहां पर तो कुछ ही पार्टिकल्स होते हैं जो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे होते हैं, ये आगे बढ़ेगा थोड़ी देर बाद ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पे। लेकिन जब ये अपनी पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है तो ये भी अपनी पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, सबकी एक्सट्रीम्स ही अलग अलग है, सबके एम्पलीट्यूड अलग अलग है। तो बेटा स्टैंडिंग वेव में क्या होता है, सारे के सारे पार्टिकल एसएचएम करते हैं सेम टाइम पीरियड, पर जरूरी नहीं है सबके सब इकट्ठे अपनी पॉजिटिव एक्सट्रीम पे हो, है ना। जरूरी नहीं, क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कभी कब हो सकता है जब एक ही लूप हो, जब एक ही लूप बन रहा हो, सारे पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, सारे के सारे पॉजिटिव एक्सट्रीम पे। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं बच्चों। तो स्टैंडिंग वेव में क्या होता है बेटा, मैंने बेटा जो आपको बता रहा हूं समराइज कर देता हूं। सारे के सारे पार्टिकल एसएचएम करते हैं, यस सारे के सारे पार्टिकल एसएचएम करते हैं। क्या सबका एम्पलीट्यूड सेम होता है? नो, सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है ना। कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनका एम्पलीट्यूड सेम हो, ए एम्पलीट्यूड यहां पे भी आ रहा हो और कहीं और पे भी आ रहा हो, है ना। तो सेम एम्पलीट्यूड आता है कुछ एक पॉइंट्स पे, पर सारे मतलब काफी सारे मतलब जो एडजेसेंट पॉइंट्स होते हैं उनके एम्पलीट्यूड्स क्या होते हैं बेटा, डिफरेंट होते हैं। तो एम्पलीट्यूड्स डिफरेंट होते हैं, एसएचएम करते हैं, सेम लूप वाले सेम फेज में इकट्ठे ऊपर नीचे जाते हैं, इकट्ठे एक्सट्रीम पे जाते हैं, इकट्ठे नेगेटिव एक्सट्रीम पे, इकट्ठे मीन पे, इकट्ठे एक्सट्रीम पे, इकट्ठे नेगेटिव एक्सट्रीम पे, इकट्ठे मीन पे, है ना। और एडजेसेंट लूप्स वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, वो अपोजिट फेज में रहते हैं, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, जब एक पॉजिटिव एक्सट्रीम पे दूसरा नेगेटिव एक्सट्रीम पे, ठीक है, वो ऐसे चलेंगे। तो इसमें या तो फेज डिफरेंस 0 बोलते हैं या हम पाई बोलते हैं, फेज डिफरेंस या तो 0 बोलते हैं या हम पाई बोलते हैं। और बेटा दो लूप्स के बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा, बेसिकली ये दो पल्सेस ही तो दिखाई थी मिलती हुई मैंने आपको, और यही नोड्स थे, और ये क्या चीज है, λ/2। तो दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस जो होता है, कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस, वो क्या होता है प्यारे बच्चों, λ/2। आई होप ये मैंने आपको बता दी, बड़ा सिंपल है, देखना ही बहुत सिंपल है, λ/2। और कुछ नालायक नोड पे क्यों रहेंगे ये भी मैंने आपको समझाया, क्योंकि एक पल्स उसको ऊपर लेके जाना चाहिए और एक नीचे, तो उसकी झंड हो जाएगी वहीं का वहीं रहेगा। तो बेटा हमने क्या क्या जो सीखा है, एक बार ऐसा करते हैं, फटाफट से आपके सामने नोट्स प्रोजेक्ट कर देते हैं ताकि आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। Everyone to please note it down. First point, a standing wave is produced when two waves of same frequency traveling in opposite direction superpose over each other. ये हम देख चुके थे बच्चों, जब दो waves opposite direction में जाती हैं तो standing waves का formation होता है. Next point, a standing wave is a wave pattern where the particles of the medium execute simple harmonic motion about their mean position such that all the particle reach their respective extreme simultaneously. सारे के सारे पार्टिकल एक्सट्रीम पे पहुंचते हैं अपनी एक्सट्रीम पे, क्योंकि सबकी एक्सट्रीम अलग अलग है, सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग है ना. रीच देयर रिस्पेक्टिव एक्सट्रीम्स साइमल्टेनियसली. आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ. द एम्पलीट्यूड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रिंग इज डिफरेंट. येस, एम्पलीट्यूड डिफरेंट है. द points at which amplitude is maximum is called antinode.
द पॉइंट्स एट विच एम्पलीट्यूड इज मिनिमम इज कॉल्ड नोड. Any oscillating system which can produce standing waves can oscillate in many modes. Each of the ways in which they can oscillate is known as normal mode of oscillation. जैसे कि मैंने आपको एक्टिविटी में भी दिखाया था कि एक लूप भी बन सकता है, दो लूप भी बन सकते हैं, तीन लूप भी बन सकते हैं. ये मैं फर्दर आगे भी एक और एक्टिविटी करके दिखाऊंगा, है ना. नेक्स्ट पॉइंट, द सिस्टम ऑसिलेट्स विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट हो जाती हैं, है ना, क्योंकि जितनी मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूँ उतनी ही लूप लेंथ कम हो जाती है. तो नंबर ऑफ लूप्स बढ़ने का मतलब ही यही है कि फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, क्योंकि लैम्डा बाय 2 डिस्टेंस पे होते हैं नोड्स. तो अगर नोड्स के बीच का सेपरेशन कम हो रहा है, लैम्डा कम हो रहा है, एंड हेंस फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग. द सिस्टम ऑसिलेट्स विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इन डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑसिलेशन बिकॉज द वेवलेंथ इन ईच मोड इज डिफरेंट. द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी विद विच सिस्टम ऑसिलेट्स इज नोन एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. अब बच्चों इसके बाद ऐसा करते हैं, एक छोटी सी एक्टिविटी मैं आपको और दिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखेंगे. जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक थोड़ा सा क्लैरिटी और आ जाएगी. आइए एक और एक्टिविटी देखते हैं फटाफट से. बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पर फिर से स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, है ना. और देखिए लूप्स अलग अलग होते जा रहे हैं, है ना, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, हम लोग बेसिकली जो स्ट्रिंग है उसको हम खींच भी दे रहे हैं, तो हम मास पर यूनिट लेंथ को भी वेरी कर सकते हैं. देयरफॉर वेलोसिटी वेरी हो जाएगी, एंड हेंस जो हम लूप लेंथ है वो वेरी कर लेंगे. फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है लूप लेंथ, और साथ में वेलोसिटी पे भी डिपेंड करती है. लैम्डा होता है v/f, है ना. तो अगर v चेंज करेंगे तो भी लूप लेंथ चेंज होगी, है ना. तो ये देखिए बहुत अलग अलग तरीके से वाइब्रेट करके दिखाया जा रहा है यहाँ पे. ये देखिए 2 लूप बना दी हैं, है ना. और अब देखो ये क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, हमने क्या किया यहाँ पे, ये एक बेसिकली फ्लैश लाइट है जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे फ्लैश करेगी. इससे आपको मैं स्ट्रिंग की अलग अलग टाइम की पोजीशंस दिखा पाऊँगा. अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो जब एक लूप के पार्टिकल्स एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दूसरे लूप के पार्टिकल्स जो हैं वो उसी टाइम पे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट फेज़ में हैं. फ्रीक्वेंसी को वेरी करके आपको और दिखाने की कोशिश करते हैं. ये ध्यान से देखिए, अब आप इसको फ्रीक्वेंसी को हमने वेरी किया है ताकि आपको थोड़ा सा और फील आए कि हाँ ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं. अब आपको दिख पाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए. ये देखिए थोड़ा सा और स्लो करते हैं इसको ताकि आपको दिख पाए. ये देखिए अभी एक ही जगह पे दिख रहा है. ये ऐसा क्यों दिख रहा है इसको मैं थोड़ी देर में दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ. ये देखिए ये आपको दिख रहा है कि जब एक डायरेक्शन में जा रहे हैं पार्टिकल्स एक लूप के, तो दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना. और ऐसा क्यों दिख पा रहा है इसको मैं एक और एक्टिविटी में आपको भी दिखाता हूँ. अब ये देखिए फ्रीक्वेंसी बेसिकली चेंज कर करके हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि अभी देखिए यहाँ पर केवल जो फ़ोटोज़ आ रही हैं, जो हम वीडियो ले रहे हैं बेसिकली वो क्या है, फ़ोटोज़ हैं अलग अलग टाइम इंस्टेंट की. जैसा कि मैंने आपको बताया स्ट्रिंग रुकी हुई दिख रही थी जब फ्लैश लाइट की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे मैंने फ्लैश डाली. देखो यहाँ पर जो ब्लेड हैं एरोप्लेन के वो भी तो रुके हुए दिख रहे हैं. बेटा कोई भी वीडियो होती है, बेसिकली वीडियो क्या होती है, एक बहुत सारे कलेक्शन ऑफ फ़ोटोज़ होती है, वो बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी जाती हैं. और जब सपोज़ करो मैं फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ और अगर विंग्स की पोजीशन उसी जगह पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे को विंग्स रुके हुए दिखाई देंगे. तो बेटा जो मैंने आपको बताया वो क्या है, जो फ़ोटोज़ का कलेक्शन है वही वीडियो है. और सपोज़ करो मैं इतने फ्रेम्स पर सेकंड पे कैप्चर कर रहा हूँ कि सच दैट मेरी अगली फ़ोटो तभी आती है जब विंग की पोजीशन वही होती है. देयरफॉर मेरे को विंग्स जो हैं स्टेशनरी दिख रहे हैं. आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ. सेम रीज़न था स्ट्रिंग के लिए भी कि स्ट्रिंग क्यों रुकी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मैं स्ट्रिंग की फ़ोटो तभी क्लिक कर रहा हूँ जब स्ट्रिंग वहीं पे है. स्ट्रिंग की फ़ोटो भी तभी क्लिक कर रहे हैं जब स्ट्रिंग सेम पोजीशन पे वापस आ रही है. ये देखिए मैं दोबारा से आपको दिखा रहा हूँ, है ना. यहाँ पर अब आप थोड़ा ध्यान से एनालाइज करिए कि हाँ देखिए ये जो स्ट्रिंग के पार्टिकल्स हैं डिफरेंट लूप के, वो डिफरेंट साइड्स पे हैं, वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज़ है. जब एक ऊपर है तो दूसरा नीचे. ध्यान से देखिए. और बेटा बीच में मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि क्यों स्ट्रिंग रुकी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मैं फ्रेम पर सेकंड चेंज कर रहा हूँ, मैं फ्रीक्वेंसी लाइट की चेंज कर रहा हूँ. ये जो नंबर्स हैं बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी है. तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने से ऐसी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जब तभी लाइट जा रही है जब स्ट्रिंग की वापस से वही पोजीशन रीस्टोर होती है. चलिए बढ़ते हैं आगे. आई होप बच्चों आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है जो कुछ भी दिखाया आपको स्क्रीन पे. इधर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पर बेटा अगर साथ साथ लिखते हैं तो दिमाग में ज़्यादा अच्छा बैठता है. तो स्टैंडिंग वेव बेटा हमने सीखा क्या, कब बनती है, जब 2 वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, है ना. और कंडीशन क्या होती है बेटा, दोनों की वेवलेंथ सेम होती है, वेलोसिटी तो सेम होगी क्योंकि सेम पे है. वेवलेंथ सेम है, वेलोसिटी सेम है तो फ्रीक्वेंसी सेम होगी. लैम्डा सेम है तो के सेम होगा, ओमेगा भी सेम होगा, है ना.
तो बेटा स्टैंडिंग वेव जब बनती है तो होता क्या है, दो वेव जो चल रही होती है दोनों की स्पीड सेम होती है, वेलोसिटी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। व्हेन टू वेव्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सेम वेवलेंथ तो होता क्या है बेटा, सुपर पोजिशन से बन जाती है। स्टैंडिंग वेव कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो रुके रहते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो बहुत जोर से चल रहे होते हैं, सबके एम्पलीट्यूड्स अलग अलग होते हैं। और बेटा मैंने आपको बताया कि λ/2 दूरी पे होते हैं नोड। और जब मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया, बेटा अगर कोई मेरे से कहेगा स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड है तो वो कैसे कैसे वाइब्रेट कर सकती है। फिक्स्ड है तो मतलब यहां यहां तो नोड होंगे ही होंगे, तो बेटा या तो ऐसी कंडीशन आ सकती है, ऐसे वाइब्रेट करेगा, है ना, या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है प्यारे बच्चों, दो लूप बन जाए, ठीक है, या तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है प्यारे बच्चों, तीन लूप बन जाए, है ना। तो ये बेटा इनको बोलते हैं नॉर्मल मोड्स ऑफ ऑसिलेशन। बेटा ईच system which is capable of oscillating या which is capable of producing standing waves can oscillate in many modes of oscillation। और जितने भी मोड जिसमें वो oscillate करता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल मोड्स ऑफ ऑसिलेशन। जैसे मैंने आपको स्लिंकी को करके दिखाया, कभी एक लूप बना, कभी दो लूप बने, कभी तीन लूप। आपने देखा मैंने हाथ को बहुत तेज हिलाया तो ज्यादा लूप्स बन रहे थे क्योंकि वेवलेंथ कम हो जाती है। v/f जो होती है वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ कम हो गई और λ/2 दूरी पे नोड्स हैं तो नोड्स नजदीक नजदीक हो जाते हैं। तो अगर स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड होगी तो ये तो नोड हो ही गए, तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी ये होगी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे ये ऑसिलेशन बनेगा, ये सिस्टम बनाएगा, और उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे ऐसा बनेगा, है ना। तो फ्रीक्वेंसी क्या क्या हो सकती है जिसपे ये नाच सकते हैं, या तो बेटा λ/2L आ गया क्योंकि ये λ/2 होता है। अब यहां पे क्या जाएगा 2λ/2 = L, और यहां क्या हो जाएगा λ/2 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 3λ/2 = L, है ना। बेटा nth मोड कौन सा आएगा, अभी देखो एक लूप λ/2, दो लूप 2λ/2, 3 लूप 3λ/2, n लूप होंगे तो nλ/2 = L हो जाएगा। और यहां से लैम्डा क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, लैम्डा क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहां से 2L/n, लैम्डा क्या आ जाएगा 2L/n, लैम्डा क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 2L/n। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है v/λ, तो v/λ क्या हो जाएगा v/2L/n। आई एम सॉरी, v/λ होती है फ्रीक्वेंसी, थोड़ा गड़बड़ तरीके से लिख दी है, कोई दिक्कत नहीं। v/λ, लैम्डा क्या है 2L/n, तो nv/2L, मतलब जब n1 होगा तो v/2L, ये n1 मतलब जो एक लूप, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई v/2L। या तो आप लैम्डा यहीं से 2L लिखे और फिर लिखे v/λ v/2L। बेटा देखो ये ना मैं मैथमेटिकली आपको और भी तरीके हैं मेरे पास प्रूव करने के, पर ये बेस्ट फॉर्म यही रहेगी बेटा, आपको एनर्जी वहीं लगानी है जहां पे जरूरत है। मेरे को बहुत कुछ आता है पर वो सब कुछ आपको सीखना नहीं है ना। तो बेटा मैं बस आपको ये बता रहा हूँ, ये बेस्ट मेथड है जो मैंने आपको बता दिया, डायरेक्टली आपको मैंने दिखाया और मैंने आपको बोला कि एक लूप है, दो लूप के बीच की दूरी λ/2 है, फील कराया। और बेटा ये तो नोड्स रहेंगे रहेंगे तो कैसे कैसे ऑसिलेट हो सकता है, बेसिकली ये nv/2L या तो v/2L, है ना, फिर 2v/2L फ्रीक्वेंसी से, फिर 3v/2L फ्रीक्वेंसी से, मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी आपने ट्रिपल करी तो आप देखिए λ/1/3 होता जा रहा है, ठीक है। तो बेटा nv/2L। अब बेटा ये जो फ्रीक्वेंसीज जिनसे ये ऑसिलेट कर रहा है, मैं फिर से बता दे रहा हूं बेटा, λ/2L, 2λ/2L, 3λ/2L, nth मोड में आएगा nλ/2L, लैम्डा आया 2L/n, फ्रीक्वेंसी v/λ, v/2L/n, nv/2L, तो v/2L, n को 2 पुट करो, 2v/2L, फिर 3v/2L, फिर 4v/2L, फिर 5v/2L, फिर 6v/2L एंड सो ऑन। बेटा v/2L, 2v/2L, 3v/2L, 4v/2L, 5v/2L एंड सो ऑन। इस तरीके से बेटा आपको मिल जाएंगी डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। मतलब जो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जो इसकी डबल है तो उसको हम बोलेंगे सेकंड हार्मोनिक, इसको हम बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक, इसको हम बोलते हैं फोर्थ हार्मोनिक, इसको हम बोलते हैं फिफ्थ हार्मोनिक। ये कुछ नाम है क्योंकि बेटा म्यूजिक से रिलेटेड ही है। अगर आप देखिए बेटा जो फंडामेंटल मोड है λ/, मतलब जिसमें फ्रीक्वेंसी v/2L आ रही है, ये आपने फील भी किया होगा बेटा, ये आपने फील किया होगा। गिटारिस्ट, अगर आपने गिटार नहीं भी बजाया तो भी देखा होगा, वो गिटारिस्ट जो होता है वो कभी मतलब स्ट्रिंग को दूर से पकड़ता है, नहीं पकड़ता तो डन थोड़ी ऐसी आवाज आती है, जब वो दबाता है थोड़ा सा तीखी आवाज आती है टिन, और फिर जब वो पास में करके फिर दबाता है मतलब बेसिकली लेंथ को वो कम कर देता है, तो फिर कैसी आवाज आती है टिन, मतलब काफी तीखी आवाज आने लगती है। तो जैसे डन मतलब वो क्या होता है बेटा, पिच बढ़ती चली जाती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है बढ़ती चली जाती है ना। वो बेसिकली इसी लेंथ से खेल रहा होता है। कभी कभी वो वेलोसिटी से भी खेलते हैं, वेलोसिटी होती है √T/μ/2L, वो टेंशन को बढ़ाते हैं,
वो ट्यून करते, टेंशन को टाइट करते, टाइट करते तो क्या होता है, फिर से तीखी हो जाती है वायर, टिन। मोटी कोई वायर होती है जिसका मास पर यूनिट लेंथ अलग होता है, कोई पतली होती है, कोई मोटी, कोई सबसे मोटी वायर। तो बेटा जो सबसे मोटी वायर होती है उसकी पिच जो होती है सबसे कम होती है, लो पिच होती है, लो फ्रीक्वेंसी होती है ना, मतलब डन ऐसी आवाज होती है ना। तो मैं बेटा बस आपको ये समझाना चाह रहा था, जो जितने भी अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं बेटा वो इसी पे ही पूरे के पूरे प्ले करते हैं, है ना। भले वो साउंड वेव के भी हों तो उसमें साउंड वेव की होती हैं बेटा, स्टैंडिंग वेव्स जो हम बेसिकली बनाते हैं। अब बेटा नाम क्या क्या है, हार्मोनिक। बेटा पहली बात, जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी जिस पे वो ऑसिलेट कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल मोड। इसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक। और इसको हम ये भी बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन, मतलब फंडामेंटल के बाद वाला जो टोन होता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन, इसको हम बोलते हैं सेकंड ओवरटोन। ये कौन सा ओवरटोन है, फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन इज सेकंड हार्मोनिक, ये क्या है, सेकंड ओवरटोन। ये क्या है, थर्ड ओवरटोन, एंड सो ऑन। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं। बेटा ये ओवरटोन्स का मतलब क्या है, तो बेटा V/12 जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है जिसपे वो ऑसिलेट कर सकता है उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल मोड। जो अगला मोड है उसको हम बोलते हैं सेकंड हार्मोनिक। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन। इसको बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक या सेकंड ओवरटोन, फोर्थ हार्मोनिक या थर्ड ओवरटोन, फिफ्थ हार्मोनिक या फोर्थ ओवरटोन। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। एक वर्ड और होता है ऑक्टेव, है ना, अष्टम जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। ऑक्टेव मतलब डबल फ्रीक्वेंसी। ऑक्टेव ऑफ 100 हर्ट्ज का मतलब क्या होगा, 200 हर्ट्ज। सेकंड ऑक्टेव का मतलब होता है ऑक्टेव का भी ऑक्टेव, 200 का भी डबल, मतलब ऑक्टेव ऑफ F 2F, सेकंड ऑक्टेव 2 स्क्वायर F, थर्ड ऑक्टेव 2 क्यूब F, मतलब डबल के डबल का डबल। आई होप मैं आपको समझा पाया। ये थोड़े से मतलब नाम यूज होंगे कई बार क्वेश्चन में, आप बड़े आराम से कर पाएंगे क्वेश्चन। हालांकि हम बेटा इस पे मतलब बिल्कुल खोद के मतलब आपको क्वेश्चन कराएंगे, हर एक वैरायटी से आपको मतलब रूबरू करेंगे, बड़े आराम से आप पहचान पाएंगे। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अगर स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स है तो फ्रीक्वेंसीज क्या क्या आती है, V/12, 2V/12, 3V/12, 4V/12, 5V/12, λ/2, 2 λ/2, 3 λ/2, n λ/12, n λ/12, लैम्डा आ गया 12/n, V/λ होती है फ्रीक्वेंसी, V/12/n, nV/12। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं। बहुत ही सिंपल है ये स्टैंडिंग वेव्स, ध्यान से समझते चलिए, ध्यान से सीखते चलिए। तो बेटा λ/12, 2 λ/12, 3 λ/12, nth मोड क्या है, n λ/12, लैम्डा निकाला, V/λ से फ्रीक्वेंसी निकाली, जो कुछ बताया सर आपके सामने। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। व्हेन स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट बोथ एंड, व्हेन स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट बोथ एंड। अब क्या होगा, कभी कभी एक एंड फ्री होगा, जो फ्री होगा वो तो एंटी नोड होगा, जो फ्री होगा वो एंटी नोड होगा। ऐसा करते ये एक्टिविटी मैं आपको करके दिखाता हूं, ताकि फिर मैं जब एक एंड बंधा हो और एक एंड फ्री हो तो कैसे होगा वो भी आप समझ पाएंगे। ऐसा करते फटाफट से देख लेते हैं एक एक्टिविटी। थोड़ा ढीला छोड़ो, थोड़ा पीछे जाओ, आगे को पीछे से पकड़ो। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये स्लिंकी है आपके सामने। अब एक एंड फ्री है क्योंकि उस तरफ धागा बंधा हुआ है, ठीक है। अब देखिए वो हमेशा एंटी नोड है बेटा, वो हमेशा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे है। कैसा भी मोड ऑफ ऑसिलेशन में क्रिएट करूं, कितने भी लूप्स बनाऊं, कम से कम बनाऊं, तो भी बेटा वो नोड नहीं बन पा रहा है, वो नोड नहीं बन पा रहा है, क्योंकि उससे जो वेव रिफ्लेक्ट होकर आनी है वो सेम डायरेक्शन में आनी है। बेटा सेम डायरेक्शन में आएगी तो क्या होगा, वो तो एडअप ही होंगी, ठीक है। इससे जो वेव आती है वो सेम डायरेक्शन में ही आती है, तो इसलिए वो तो एडअप ही होंगी। तो अगर लगातार वेव ट्रेन जा रही है तो बेटा अगर मैं यहाँ पे कहूं कि मैं कितनी भी मतलब कितने भी लूप्स बनाने की कोशिश करूं, ज्यादा फ्रीक्वेंसी से ज्यादा लूप्स, ज्यादा फ्रीक्वेंसी कम वेवलेंथ, ज्यादा लूप्स, भले कम फ्रीक्वेंसी ले लो, वो हमेशा एंटी नोड ही होगा, वो हमेशा क्या होगा, एंटी नोड ही होगा। अब ऐसा करते हैं, एंड को फिक्स कर देते हैं। अब आप कोने से पकड़ लीजिए, हाँ। अब देखिए अब क्या हो रहा है, अब ये देखिए अब दो लूप्स बन रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। बेटा कैसे चल रहे हैं, ध्यान से देखिए, अपोजिट डायरेक्शन, ध्यान से देखिए, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता हूं, देखिए लूप्स ज्यादा बन जाएंगे, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतने ज्यादा लूप्स, ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ कम। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं बच्चों। देखिए जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी लूप्स उतने ज्यादा होंगे, है ना, क्योंकि वेवलेंथ कम, λ/2 डिस्टेंस पे होते हैं बेटा नोड्स। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं।
तो जब फ्री एंड होता है तो फ्री एंड एंटी नोड होता है। अब बच्चों मान लो कि स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड है और एक एंड पे फ्री है, एक एंड पे फ्री है, तो बेटा क्या होगा? अब बेटा जो एंड फिक्स्ड है वहां पे नोड होता है और जो एंड फ्री होता है वहां पे एंटी नोड होता है ना? ये मैं आपको भी समझा चुका हूं। जो एंड फिक्स्ड होता है वहां पर क्या होता है? नोड, और जो एंड फ्री होता है वहां क्या होता है? एंटी नोड। तो बेटा यहां कैसा बनेगा? जैसे सपोज करो ये फ्री एंड है और ये फिक्स्ड एंड है ना? तो ये फंडामेंटल मोड क्या है? सबसे पहले ये इधर एंटी नोड इधर नोड, ये मिनिमम कंडीशन हो गई। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो अगला क्या आएगा बेटा? यहां पे एंटी नोड रखना है, यहां पे नोड, तो बेटा एक नोड बढ़ा लो बस बीच में, ये कंडीशन बन सकती है। फिर एक लूप और बढ़ा लो, है ना? फिर कंडीशन क्या बन जाएगी? ए टक डग 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 डग। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं। अगर एक एंड फिक्स्ड है और एक एंड फ्री है तो ये कंडीशन बनती है प्यारे बच्चों, है ना? ये मैं आपको पहले ही बता चुका था कि हमेशा ये रस्सी जो होती है यहां पर जहां पर फ्री एंड होता है वहां पर हॉरिजॉन्टल होती है, क्योंकि आगे कोई पावर ट्रांसफर होनी ही नहीं है। तो एफ डॉट वी शुड बी जीरो, एफ डॉट वी शुड बी जीरो। ये क्या बन रहा है बेटा? देखो ये चीज होती है लैम्डा बाय 2, तो आधा क्या होगा बेटा उसका? लैम्डा बाय 4। तो ये क्या है? लैम्डा बाय 4। तो लैम्डा बाय 4 इक्वल टू एल, यहाँ पे 1 लैम्डा बाय 4, 2 लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4, 1 लैम्डा बाय 4, 2 लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 3 लैम्डा बाय 4 इक्वल टू एल। जनरलाइज फिर यहां पे भी करना चाहता हूं, एन के टर्म्स में लिखना चाहता हूं। यहां पे क्या है? 1 2 3 4 5 लैम्डा बाय 4 इक्वल टू एल। तो पहले में लैम्डा बाय 4, दूसरे में 3 लैम्डा बाय 4, है ना? दूसरे में 3 लैम्डा बाय 4, तीसरे में 5 लैम्डा बाय 4 इक्वल टू एल। तो बेटा nth क्या बनेगा बेटा? अगर nth लिखना हो तो बेटा मेरे को बनाना पड़ेगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 4। n को 1 पुट करें, ये बन जाएगा। 2 पुट करेंगे, 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3 बन जाएगा। 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 4 इक्वल टू एल। बेटा आप ये तरीका अगर समझ गए तो बहुत आराम से आप क्वेश्चंस अटैक कर पाएंगे। हाँ डेफिनेटली लेवल इसका और ऊपर खींच सकता था मैं, इसको मैं और ऊपर एक ऊंचाई पे लेके जा सकता था, पर बेटा वो आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है, इसलिए मैं और ऊपर जा नहीं रहा हूं, है ना? एडवांस से ऊपर जाने का पढ़ाने का मन नहीं है अपना, है ना? तो यहां से लैम्डा क्या देगा? 4l अपॉन 2n माइनस 1। आपको अलग अलग निकालना तो यहां पे लैम्डा आ रहा है 4l, यहां पे लैम्डा कितना आएगा? 4l बाय 3। मैं फिर से बोल दे रहा हूं बेटा लैम्डा बाय 4। ये एंटी नोड रखना है, ये नोड, तो मिनिमम कंडीशन यही होगी, मैक्सिमम वेवलेंथ यही होगी। इसके बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ा के कौन सी कंडीशन आ सकती है? जब एक लूप बढ़ जाए तो एक लूप बढ़ा दिया, फिर 2 लूप, फिर एक लूप और बढ़ा दिया, फिर एक लूप और बढ़ा सकते। तो बेटा लैम्डा बाय 4, यहाँ पे लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4l, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 लैम्डा बाय 4 इक्वल टू एल। nth वाले में क्या आएगा? 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 4 इक्वल टू एल। लैम्डा हो जाएगा 4l अपॉन 2n माइनस 1। तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? v बाय लैम्डा, v अपॉन 4l इंटू 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 v बाय 4l। तो फंडामेंटल मोड क्या हो जाएगा बेटा? फंडामेंटल मोड हो जाएगा जब n1 है, v बाय 4l। अगला क्या आएगा? 3v बाय 4l। उससे अगला क्या आएगा? 5v बाय 4l। उससे अगला क्या आएगा? 4 पुट करो, 2 4 8 1, 8 माइनस 1 7, 7v बाय 4l एंड सो ऑन। जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, v बाय 4l। अगला क्या आएगा? थर्ड हार्मोनिक। उससे अगला क्या हो जाएगा? फिफ्थ हार्मोनिक। उससे अगला सेवंथ हार्मोनिक, फिर नाइन्थ हार्मोनिक, फिर 11th हार्मोनिक एंड सो ऑन। तो बेटा इसमें क्या है? ऑड हार्मोनिक्स आ रहे हैं, जबकि जब दोनों तरफ से बंधा हुआ था तो क्या आ रहे थे बेटा? ऑड इवन। तो फिक्स्ड एट बोथ एंड, दोनों एंड फिक्स है, दोनों एंड, है ना? बड़ी सोच, दोनों तरफ से फिक्स, दोनों तरफ से, है ना? और यहां पर क्या है बेटा? यहां पर एक एंड है ना? तो एक एंड है तो मतलब एक एंड ऑड, ऑड ऑड, है ना? तो इसलिए ऑड। आई होप समझ में आ रही होगी बात आपको मेरी। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बता क्या दिया है बेटा? v बाय 4l, 3v बाय 4l, उसमें आया था v बाय 2l, 2v बाय 2l, बोथ एंड 2v बाय 2l। इसमें वन एंड है ना? इसमें v बाय 4l से स्टार्टिंग है, इसमें v बाय 4l से स्टार्टिंग है। अगर आप भूल जाए तो बेटा एक बार फटाक से वहीं पे डिराइव कर लेंगे, देख लेंगे। लेकिन बेटा याद रखना बेटा कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v बाय 2l है और एक केस में क्या है? v बाय 4l। v बाय 4l किस में आ रही है? जब एक एंड ओपन है, जब एक एंड ओपन है, जब एक एंड ओपन है और एक एंड क्लोज्ड है, एक एंड क्लोज्ड है, एक एंड बंधा हुआ है, एक एंड फिक्स्ड है, एक एंड फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड, वन एंड फिक्स्ड, चौका पड़ गया, है ना? v बाय 4l आ गया। फिक्स्ड f फिक्स्ड 4, है ना?
लेकिन वहां पे दो एंड फिक्स्ड है, तो बेटा मतलब आप समझ लीजिए कि दो एंड फिक्स थे तो चौका तो नीचे भी आएगा, लेकिन वहां पर दो एंड थे इसलिए ऊपर 2 आ गए तो v/2l बन गया। ऐसे याद रखने के लिए तरीका सोच लीजिए, जैसे आपको सही लगे वैसे सोच लीजिए। जब दोनों एंड फिक्स्ड है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, v/2l। जब एक एंड फिक्स्ड है तो क्या आएगी, v/4l। तो बेटा जब फिक्स्ड एट बोथ एंड है तो बेटा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगी v/2l, और इसमें सारे हार्मोनिक आएंगे ऑड इवन दोनों, 2v/2l भी आएगा, फिर 3v/2l भी आएगा, फिर 4v/2l भी आएगा, एंड सो ऑन, है ना। और जब एक एंड फिक्स है तो v/4l, 3v/4l, 5v/4l एंड सो ऑन, तो इसमें ऑड हार्मोनिक आएंगे। जब एक एंड फिक्स्ड है तो ऑड हार्मोनिक आएंगे, और इसमें भी हम वही बोलेंगे, इसको थर्ड हार्मोनिक, इसको फिफ्थ हार्मोनिक, इसको फर्स्ट ओवरटोन। अगला जो टोन होता है उसका फर्स्ट ओवरटोन, तो इसका फर्स्ट ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक है, सेकंड ओवरटोन फिफ्थ हार्मोनिक है, सेकंड ओवरटोन फिफ्थ हार्मोनिक है। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। एक बार ऐसा करते हैं फटाफट से, जो फिक्स्ड एट बोथ एंड और फिक्स्ड एट वन एंड वाली जो कहानी है, इसको एक बार मैं लिख देता हूं बोर्ड पे, और उसको मैं एक बार फिर से बोल देता हूं ताकि आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। तो बेटा ऐसा करते हैं, वो चीज को समराइज कर देते हैं जिसपे जो मैंने आज आपको पढ़ाई है, जिसपे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। स्टैंडिंग वेव, वैसे तो मैंने बहुत कुछ बताया आपको, जब दो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं सेम फ्रीक्वेंसी की या सेम वेवलेंथ की, तो बेटा स्टैंडिंग वेव्स का जन्म होता है। जो पॉइंट का एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है वो नोड होते हैं, जो पॉइंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है वो एंटी नोड होते हैं। सारे के सारे पॉइंट्स एक लूप के अंदर जो होते हैं सेम फेज में होते हैं। एडजेसेंट लूप में क्या होता है बेटा, अपोजिट फेज में होते हैं। या तो फेज डिफरेंस दो पार्टिकल्स के बीच में स्टैंडिंग वेव पैटर्न में या तो 0 होता है या 180 होता है। दैट इज, या तो वो अपोजिट चलेंगे हमेशा या सेम चलेंगे, मतलब राइमिंग में चलेंगे, ठीक है। अब बेटा उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो मतलब बहुत सारे तरीके से वाइब्रेट कर सकती है। एक ही स्ट्रिंग हो सकता है, एक ही लूप रहे, हो सकता है 2 लूप, हो सकता है 3 लूप। तो बेटा बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं जो मैंने आपके सामने लिख दी। जब फिक्स्ड एट बोथ एंड होगी तो बेटा क्या क्या फ्रीक्वेंसीज हो सकती है, v/2l, 2v/2l, 3v/2l, 4v/2l, nv/2l। जब फिक्स्ड एट बोथ एंड होती है तो बेटा सारे हार्मोनिक आते हैं, है ना, दोनों तरफ से। मतलब इसका मतलब दिमाग खुला हुआ है दोनों तरफ से। ये कहता ओपन सोचा, ऑड इवन दोनों आ सकते हैं। ये फिक्स्ड एट वन एंड, ये वन वन मतलब इसका पूरा दिमाग नहीं खुला है, कहता हम तो ऑड वाले ही लेंगे खाली, v/4l, 3v/4l, 5v/4l एंड सो ऑन, है ना। इसमें बेटा क्या आ रहे हैं बेटा, बोथ एंड थे तो बेटा बोथ दो दो, नीचे 2 आया, है ना। इसमें 2 नहीं आएगा तो लेना इवन ही है नीचे, इसलिए यहाँ पे 4 ले लिया, जैसा आपको ठीक लगे यार, है ना। तो फिक्स्ड एट वन एंड है यहाँ पे, तो बेटा जैसा आपको ठीक लगेंगे वैसा ले लेंगे, है ना। बोथ में बी और टी है, 4 है इसलिए 4, मतलब अरे नहीं बोथ तो 2 होता है ना, 2 गड़बड़ हो गई। मतलब याद करने का एक पैटर्न बनाना है बेटा, वो आप बना लेंगे। तो बोथ मतलब 2 इसलिए 2 आ गया, है ना। और यहाँ पर क्या बेटा फिक्स्ड एट वन एंड है, फिक्स्ड एट वन एंड में क्या आ गया बेटा 4 आ गया, है ना। तो बेटा बस मेरी बात याद रखेंगे कि इसमें v/4l है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में, इसमें v/2l। वैसे तो मैं आपको बताऊं बेटा, एक में 2 आना है, एक में 4 आना है। तो एक में बेटा जो ये बनना है λ/2 बनना है, और एक में λ/4। इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, फिक्स्ड एट वन एंड में वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम आएगी, तो इसी की कम आएगी। ऐसे भी याद रखना आसान है, जैसा आपको ठीक लगे वैसे सोच सकते हैं। तो बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, nth हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवंथ हार्मोनिक, 2n-1th हार्मोनिक। और इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, n-1th ओवरटोन। nth हार्मोनिक इज n-1th ओवरटोन। इसको हम बोलेंगे क्या, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं, है ना। तो यहां पर अच्छा इसको क्या बोलेंगे बेटा, देख ध्यान से, ये अगर थर्ड ओवरटोन है तो 2 × 3 + 1, 2 × 3 + 1। देखो फर्स्ट ओवरटोन क्या है 3, तो nth ओवरटोन क्या है 2n + 1 v/4 है। अगर कोई कहेगा nth ओवरटोन तो वो 2n + 1, तो ये n-1th ओवरटोन आएगा। ये कौन सा आएगा, n-1th ओवरटोन। वैसे भी आप सोच सकते हैं ना, ये nth मोड चल रहा है, nth मोड होता है n-1th ओवरटोन। सेकंड मोड क्या है, थर्ड हार्मोनिक, इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। अगला टोन कौन सा बजेगा, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, n-1th ओवरटोन। वही तो वहां पर भी n-1th ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। कल इसी चीज पे हम क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए इतना ही है बच्चों, मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। कल मुलाकात होती है इसी चीज के साथ, सबसे पहले इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो तब तक आपको क्या करना है बेटा, अच्छे से रिवाइज कर लेना ताकि क्वेश्चंस के जवाब आप खटाखट खटाखट दे पाए। बहुत थोड़ा सा पोर्शन बाकी जिसको हम कल कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।